My name is Suyesh Kumar, and I have secured All India rank 468 in UPSC CSE 24. This was my first attempt, and PSIR is my optional. So, about my journey, about my UPSC journey, basically. So, I'd say that I graduated in 2023 from IIT BHU in chemical engineering, and post that I've been preparing for civil services. So the journey is not that much long, but still, I'd say that the seeds were sown during my early stages of development. That is, my socialization was done in such a way कि थोड़ा सा inclination हो जाए civil services के side. So ये है, and I have been given a set of common questions. So first I'll be answering those, and then I'll come into the comments and answer whatever question you guys have. So if I say that selection hua and the reaction was quite obviously I was happy, excited, and confused because I did not expected this कि ऐसा कुछ होगा. मतलब decent rank आएगी. So the reaction was kind of a mixed bag of emotions. So, and if I come into the next question, then success ka credit, obviously first of all the credit goes to my parents and all my family who have supported me throughout this whole journey, and basically pre and post that also. So success का credit उन्हें तो है ही है, जो भी student मेहनत करता है, so the family is the enabler. तो उन्होंने ही enable किया है, तभी हम लोग, कोई भी हो, मैं हूँ, बाकी कोई भी student हो, कोई भी rank करो, तो वो हम लोग इसीलिए कर पा रहे हैं because the family has supported us a lot. Our family has supported us a lot. And now if I come into the strategy basically. So one second just. अब regarding prelims, GS1 and CSAT दोनों की अलग-अलग प्रिपरेशन होगी. First I'll address the CSAT part. So CSAT में usually what aspirants do is they don't give equal weightage to both the parts, that is maths and English. तो दोनों को ही equal weightage देना बहुत ज़रूरी है. आप maths को भी देंगे, English को भी देंगे, because sometimes the math would be tough or vice versa English के उसमें. So you cannot ignore both the portions, like ignore one of the portion and focus on the single aspect. तो इंग्लिश में फोकस दो. इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो यू विल हैव बेटर एक्यूरेसी. अगर टू इंक्रीज मार्क्स बेसिकली, अगर आप 27 आरसी आ रहा है और उसमें आप 22+ हिट कर दे रहे हो, तो ऑब्वियसली सीसैट की चांसेस बहुत अच्छी हो जाएंगी. बट इंग्लिश में ये इशू है कि इफ समवन इज नॉट कमिंग फ्रॉम एन इंग्लिश बैकग्राउंड, रूरल बैकग्राउंड का है, उनका इतना एक्सपोजर नहीं है, तो दे हैव टू फोकस ऑन मैथ्स मोर. तो मैथ्स में फोकस पहले तो आपको यही करना है कि यू हैव टू सॉल्व ऑल द पीवाईक्यूज जो भी जितने आए हुए हैं, एटलीस्ट फ्रॉम 2013. तो 2013 ऑनवर्ड सारे पीवाईक्यूज आपके सॉल्व होने चाहिए. उससे होगा क्या, पीवाईक्यूज एज इट इज नहीं रिपीट होंगे, बट द कॉन्सेप्ट्स विल डेफिनेटली रिपीट. जो भी उसका लॉजिक है, जो भी ट्रिक है, वो डेफिनेटली रिपीट होगी वन वे और द अदर. फॉर एग्जाम्पल अगर पीएनसी की बात करें तो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, इन सबसे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट दैट कैट का एग्जाम नहीं है, सीसैट है ये. कैट जैसी मैथ्स नहीं आएगी इसमें. जो भी पीएनसी या प्रोबेबिलिटी कुछ भी वो पूछ रहा है, तो बहुत ही बेसिक लेवल का होगा, जो कि आप लॉजिक से भी कर सकते हो. यू डोंट नेसेसरली यू लाइक फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर टाइम, बट स्टिल इफ यू नो द फॉर्मूलाज तो टाइम कम हो जाएगा, तो इट वुड बी बेटर. तो सीसैट में पीवाईक्यूज मस्ट है, और उसके बाद कई सारी साइट हैं ऑनलाइन में. आप अगर डाल दोगे एप्टीट्यूड, बेसिकली एप्टीट्यूड फॉर सीसैट, वो इंडिया बिग से ऐसे करके कोई साइट्स हैं, तो उनमें आपको एटीट्यूड मिल जाएगा, एप्टीट्यूड मिल जाएगा, एंड देन यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस जो भी आपका सीसैट पीवाईक्यू मैपिंग से हो रहा है. सो यही मैंने भी किया कि पीवाईक्यूज लगाया और ऑनलाइन जो भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिल गए वो किया. एंड रिगार्डिंग इंग्लिश, आई व्हाट आई डिड इज आई सॉल्व्ड ऑल द पीवाईक्यूज एटलीस्ट 10 to 12 years. तो पीवाईक्यूज से इंग्लिश का आइडिया लग जाता है, बिकॉज इंग्लिश में थोड़ा सा इंट्यूशन आपका कभी कभी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज व्हाट द इंट्यूशन विल से विल नॉट बी द आंसर एक्चुअली. तो वहां पे थोड़ा सा आपको पीवाईक्यू मैपिंग अगर आपकी होगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा. अब रिगार्डिंग I'll address the comments at the later part. So GS1 में अब आते हैं. सीसैट हो गया है, तो इफ वी कंसिडर जीएस बेसिकली, तो जीएस की तो वैसे बहुत ही बेसिक हो गया है. अभी तक सभी को पता है कि व्हाट आर द स्टैटिक सब्जेक्ट्स, व्हाट बुक्स वी हैव टू रीड. लाइक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, एनसीईआरटीज हो गई. सो एन आईपीएस इज ऑल्सो देयर, सो थैंक यू. सो वो सभी को पता है कि स्टैटिक बुक्स कौन सी हैं, एंड वही पढ़नी होती हैं. तो आई वोंट delve into that much.
बट स्ट्रैटेजी की अगर बात करें सो जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो, ये एक मंत्रा होना चाहिए। जो भी पढ़ रहे हो आप सब नहीं पढ़ पाओगे, यू कांट कवर द प्रीलिम सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेबस इज क्वाइट वेग। आपको नहीं पता है कि क्या क्या है, छोटा सा सिलेबस है, एकदम मेंस की तरह कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस नहीं है। तो जितना भी पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है। अब जितना पढ़ने से क्या मतलब हुआ कि स्टैटिक आपने सपोज आपको ज्योग्राफी उठानी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, तो ज्योग्राफी को एनसीईआरटी से कवर करो। 11 12 की एनसीईआरटी एक बेसिक बुक हो गई आपकी। कोई भी बुक ले सकते हो, पीएमएफ हो गई या कोई भी जिसके जीसी लियोंग तो पढ़ते ही हैं लोग। आपको कंसल्ट करना है थोड़ा सा अपना होराइजन ब्रॉड करने के लिए तो कर सकते हो, वरना एनसीईआरटीज वुड सफाइज। और एनसीईआरटी के बियॉन्ड थोड़ा रैंडम क्वेश्चंस को अगर टैकल करना है तो यूज इंटरनेट इंटरनेट यूज करो, चैट जीपीटी यूज करो, मतलब पीवाईक्यू से रिलेट करके कि अगर उन्होंने लाइक 2024 में आइसोथर्म्स में क्वेश्चन पूछा जनवरी जुलाई वाले में, तो थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी कि अब आगे कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा कि वो कितनी अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है। जितनी अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी उसकी, जितनी अच्छी पीवाईक्यू उसने कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व किए होंगे, उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा प्रीलिम्स में। एंड प्रीलिम्स आल्सो हैज अ लॉट ऑफ लक फैक्टर। सो उस लक फैक्टर को भी अकाउंट करना होता है स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को। तो उसको कैसे कर सकते हो? सिंपल है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। सॉल्व पीवाईक्यूज, सॉल्व मॉक्स, जो भी आपने किसी भी कोचिंग में एफएलटी में रजिस्टर किया हुआ है तो फुल लेंथ मॉक्स दो, उससे रिलेट करो, टेस्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व करो। दैट इज जो उसका मॉडल मॉडल आंसर है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो वो आपका स्टैटिक भी रिवाइज कर देगा और उसमें अगर कोई करंट चीज होगी तो भी हो जाएगा, एंड रैंडमनेस भी जो है वो भी अकाउंट हो जाएगी। तो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू स्टडी द स्टैटिक कॉम्प्रिहेंसिवली, अगर आप टेस्ट के थ्रू भी रिवाइज कर रहे हो तो भी इट इज अ गुड स्ट्रैटेजी। तो मोटा मोटा तो यही है, बाकी आई गो डीपर स्लाइटली। अब मेंस की अगर बात करें तो मेंस की एक बहुत ही फोकस्ड प्रिपरेशन सभी को करनी होती है। अगर हम जीएस 1 की बात करें तो जीएस 1 हैज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। तो अब सोसाइटी का कोई ऐसा बहुत सिंगल सोर्स नहीं, लाइक इफ यू सी द क्वेश्चंस ऑफ 2024 में जो मेरा मेंस था, तो उसमें बहुत ही मतलब एनालिटिकल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जो रटा रटाया आपने पढ़ा और उसको मतलब उतार दिया पेपर में, तो वो ऐसा होगा नहीं। तो क्वेश्चन बहुत एनालिटिकल आएंगे, तो आपने अगर किसी कोचिंग में एनरोल कर रखा है तो उनसे पढ़िए सोसाइटी। अदर देन दैट एनसीईआरटी पढ़ सकते हो और पीवाईक्यू सॉल्व करो सोसाइटी के सारे। बिकॉज जो इश्यूज हैं, सपोज विमेन इश्यूज है, तो वो इश्यूज बहुत ज्यादा नहीं चेंज होंगे, उनमें कोई करंट डेवलपमेंट हो सकता है, कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो सकती है, कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट हो सकती है जो कि सिर्फ ऐड होगी, वरना इश्यूज पर से वोंट चेंज। तो विमेन इश्यूज हैं, मैरिटल रेप का इशू है या किसी चीज का इशू है, तो वो इशू रहेगा। तो वो अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया हुआ है तो दैट वुड बी बेनिफिशियल ड्यूरिंग द मेंस पार्ट। तो यही सेम चीज आपने जो सोसाइटी में की है वही आपको रेप्लिकेट करनी है हिस्ट्री में, वही चीज करनी है ज्योग्राफी में। अब रैंडमनेस मेंस में भी रहेगी, लाइक 1 or 2 क्वेश्चंस वुड बी देयर जो कि आपको नहीं सॉल्व मतलब कर पाओगे। लाइक 2024 मेंस में अगर बात करें तो जीएस 1 हैड, अगर हिस्ट्री में देखें तो पल्लवास ने आर्ट पूछ लिया था, दैट वाज क्वाइट अनकॉमन क्वेश्चन, वो हम लोग यूजुअली नहीं पढ़ते हैं इतना डिटेल में। और ज्योग्राफी में बात करें तो ट्विस्टर वाज देयर, तो ट्विस्टर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो वो 2 3 क्वेश्चंस रहेंगे। बट उतना उससे ज्यादा घबराना नहीं, बिकॉज वो 90% के लिए वही सेम चीज रहेगी जो आपके लिए, कि उन्हें भी वो चीज नहीं आती होगी। बट जो है, जो 17 to 18 क्वेश्चंस हैं जो कि आप पीवाईक्यू और अच्छे से अगर स्टैटिक करके गए हो, जो वो कर सकते हो, तो उन पे आपको वर्क करना है कि वो गलत नहीं होने चाहिए मेरे। बेसिकली जो भी कॉमन सेंसिकल मिस्टेक्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, बोथ ड्यूरिंग द प्रीलिम्स एंड आल्सो ड्यूरिंग द मेंस। और यूजुअली वो होती हैं, सभी से होती हैं, मेरे से भी होती है, आपसे भी हो सकती हैं, बट ट्राई टू मेक देम लेस, कि वो रिड्यूस करो कि वो कॉमन सेंसिकल मिस्टेक्स जो हैं वो ना हो। तो जीएस 1 इज बेसिकली, अब सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज कैन वेरी। अगर आपने किसी कोचिंग में एनरोल कर रखा हुआ है तो उससे कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि एक कोई पेनासिया हो और वही पढ़ लो तो बस मेंस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एनसीईआरटीज पढ़ लो। जीएस 1 हिस्ट्री के लिए आपके जो भी, अगर इफ यू आर रीडिंग स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री से तो वही कर सकते हो। पी टू पी जो है उसको कर सकते हैं आप। और ज्योग्राफी के केस में इफ वी सी, तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, एंड उसके अलावा पीवाईक्यू मैपिंग हो सकती है, वो भी कर सकते हैं आप। एंड सेकेंडली इफ वी गो हिस सोसाइटी, सोसाइटी का कोई बहुत ऐसा डेफिनेट सोर्स नहीं है जो कि पढ़ना ही है। तो मतलब जो कि आप कर लो तो उससे हो जाएगी सोसाइटी। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पीवाईक्यू करो, जो कॉमन करंट अफेयर में इश्यूज हैं उनको करिए, दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो
करना पड़ेगा और इंट्यूशन लगाना पड़ेगा कि ऐसा-ऐसा है तो मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो शायद नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ हो जाए, तो यू विल हैव टू ब्रेनस्टॉर्म अ लॉट। जीएस 2 के केस में भी यही सेम चीज़ है कि पॉलिटी है, पॉलिटी में भी फॉर प्रीलिम्स वी रीड लक्ष्मीकांत, तो वो लक्ष्मीकांत तो सभी को पढ़नी है बट मेंस के में वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो मेंस में आपको थोड़ा करंट अफेयर पढ़ने होंगे, जो भी आप मंथली मैगज़ीन फॉलो कर रहे हो या जैसे भी आपने अभी तक किया है, वो कर सकते हो। ऑल्दो करंट अफेयर का भी मैं थोड़ा-सा बाद में जाऊँगा और डिटेल में जाते हैं। तो जीएस टू पॉलिटी ऐसे होगी, आईआर इज़ सिंपल जो करंट में है वो न्यूज़ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिकली इंडिया के जो भी बायलैटरल रिलेशंस है कंट्रीज़ के साथ अ, वो न्यूज़ में आ सकते हैं, तो उनको करिए और आईआर का कोई बहुत ऐसा डेफिनिट स्ट्रैटेजी नहीं है। सो हाउ मेनी ओके Uh, GS2 is easy अगर आप if you have got hold of honorable Supreme Court judgments if you know the articles तो हो जाएगा। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस एस्पेक्ट जो है GS2 का वो थोड़ा-सा माइंड करना होता है कि क्योंकि वो भी बहुत वेग है। ऐसा नहीं कि गवर्नेंस में और सोशल जस्टिस में आपको कुछ डेफिनिट पता हो जाएगा कि भाई मैं ये पर्टिकुलर बुक पढ़ लेता हूँ, तो इन्हीं से ये चीज़ें हो जाएँगी, ऐसा नहीं होगा। बट उसके लिए भी एक सोर्स है कि यू कैन रेफर टू ओनली आईएएस प्रहार आप उनसे पढ़ सकते हो एंड देन जो भी आपका कोई और सोर्स हो कोचिंग का बेसिकली कोई भी मटेरियल हो या हैंडआउट हो तो आप उनसे कर सकते हो। सो दैट वुड बी मैनेजेबल। बाकी करंट अफेयर जो भी आप विजन आईएएस हो गया, कोई भी कोचिंग हो गया तो उससे आप कर सकते हैं। अ, वेरी करेगा ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट। एंड देन जीएस 3 जीएस 3 सबसे ज़्यादा वेग और आइड से टफ सब्जेक्ट है जिसकी मार्किंग भी बहुत टफ होती है, तो वो ईज़िली मैनेजेबल है नहीं। बट उसके लिए क्या कर सकते हैं कि लाइक इकोनॉमी जो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, इफ मृणाल सर फॉर एग्जांपल, तो उनसे पढ़िए, उनके अलग-अलग हैंडआउट्स हैं, प्रीलिम्स के हैंडआउट अलग हैं, मेंस के हैंडआउट अलग हैं। तो यू कैन डू दैट एंड एग्रीकल्चर पर से साइंस एंड टेक हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। इनकी अगर आपने कोचिंग में एनरोल किया हुआ है तो उनसे पढ़ लीजिए, नहीं है तो फिर कोई भी एक स्टैटिक बुक आपको लेनी होगी लाइक इंटरनल सिक्योरिटी की एक बुक है आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम बट वो बहुत कॉमन बुक है, वो अभी पता होगा सभी को, तो उससे आप कर सकते हैं। वरना इन सबके पीवाईक्यू सॉल्व होने चाहिए लास्ट 10 ईयर्स के, तो मेंस में आपके लिए बेस्ट सोर्स है पीवाईक्यू एंड जो भी मॉक्स आप दे रहे हो, फुल लेंथ हो गया या सेक्शनल हो गया। तो मेंस में जितना ज़्यादा आपने टेस्ट दिया होगा, उतना ज़्यादा आपकी वैरायटी कवर हो जाएगी। तो उससे थोड़ा-सा देखना होगा एंड जीएस 3 इज़ क्वाइट चैलेंजिंग बिकॉज़ यू विल नेवर नो कि आपने जितने एफर्ट्स पुट किए हैं, उसका आपको आउटकम मिलेगा कि नहीं, बिकॉज़ वो यूजुअली नहीं मिलता है, मार्किंग बहुत टफ होती है। तो फॉर दैट यू विल हैव टू रिकॉल मेनी कमिटीज़ क्वाइट एक्सटेंसिवली, डेटा आपको याद होना चाहिए बहुत ज़्यादा और करंट में भी जैसे जीएस 3 में इस बार टोल पे क्वेश्चन था कि टोल की टेक्नोलॉजी और ऐसे टाइप के। तो वो सब क्वेश्चंस को थोड़ा-सा रैंडमनेस अकाउंट करने के लिए यू विल हैव टू हैव सम कॉन्क्रीट थिंग्स। तो वो कैसे मिलेंगे? वो कहीं एक सोर्स में नहीं मिलेगी, या तो आप अगर मॉक्स दे रहे हो तो वो उनका जो मॉक्स का मॉडल आंसर है उससे मिल सकता है। सेकेंडली यू विल हैव टू गूगल अ लॉट। गूगल करो, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, एग्रीकल्चर है, उसमें अगर कोई एमएसपी न्यूज़ में है, तो एमएसपी रिगार्डिंग आप ये सारी चीज़ें करिए, गूगल करिए, नेट का यूज़ करो जितना कर सकते हो। तो ऐसे ही रिज़ल्ट मिलेगा, बट हाँ, ये है कि ओवर द बाउंड नहीं जाना है बिकॉज़ यू विल हैव टू रिमेंबर दीज़ थिंग्स अ लॉट। अगर याद नहीं रह रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, अगर आप एग्ज़ाम में उसको पेपर में पुट नहीं कर पा रहे हो। तो थोड़ा-सा बियॉन्ड करना है हमें, सभी को करना होता है टू स्कोर गुड मार्क्स, बट उतना भी नहीं बियॉन्ड जाना है कि बस नोट्स ही बनाते रह जाएँगे और उनको रिवीज़न का टाइम नहीं मिलेगा। बट जीएस 3 में थोड़ी-सी बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ेगी टू स्कोर बेटर। एंड एथिक्स इज़ Uh, एथिक्स को तो लुकमान आईएएस आई फॉलोड एंड आई आल्सो फॉलोड माय कोचिंग नोट्स। तो मेरा तो इनसे हो गया, तो स्टैटिक आपका इनसे हो जाएगा अगर आप लुकमान आईएएस की बुक फॉलो करेंगे और जो भी कोचिंग में है तो। कोचिंग में नहीं भी है तो भी आप लुकमान से हो जाएगा, अच्छी बुक है वो। बट उसमें आपको जो डिफरेंशियल है वो कैसे क्रिएट होगा? वो क्रिएट होगा एग्ज़ाम्पल से और जो करंट में न्यूज़ है। लाइक आप ऐसे एग्ज़ाम्पल रखो, ऐसे थिंकर्स को रखो, अब हर समय आप गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं रख सकते हैं। आपको थोड़ी-सी होराइज़न अपना ब्रॉड करना होगा कि मैं ऐसे थिंकर्स की चीज़ें रखूँ या उनको ऐसे स्कॉलर्स का रखूँ जो थोड़ा-सा अनकॉमन है। क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहा है इवैल्यूएटर है वो भी लाइक ऑलमोस्ट हर कॉपी में उन्हें भी मिलेंगे जो कॉमन है, ब गौतम बुद्ध मिलेंगे उनको, गांधी जी मिलेंगे और सब लोग। तो थोड़ा-सा आप, अगर आपका फिलॉसफी ऑप्शनल है या पीएसआईआर ऑप्शनल है तो आप उनको, उनके थिंकर्स को भी रिलेट कर सकते हो, एथिक्स में उनको लिख सकते हो। तो वो थोड़ा-सा एक डिफरेंशियल क्रिएट होगा तो वो बेटर होगा, बेटर मार्क्स मिल सकते हैं उससे। बाकी एथिक्स में पीवाईक्यूज़ रिपीट होते हैं, इवन इफ मतलब
क्योंकि स्टैटिक थ्योरी इतनी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 4-6 पॉइंट्स हैं जो इलैबोरेट लाइन्स लिखी हुई हैं, वो अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस आपको याद है अच्छे से, आपने उसको जो भी नोट्स हैं वो आपके बने हुए हैं, पीवाईक्यू सॉल्व किए हुए हैं, तो वो आपको अच्छा आउटकम देगा एथिक्स। बट रिमेंबर दैट एग्ज़ाम्पल्स एंड जो भी थिंकर्स या स्कॉलर्स के व्यूज़ आप यूज़ कर रहे हैं, वो बेटर होने चाहिए, थोड़े-से यूनिक होने चाहिए और लेटेस्ट होने चाहिए, दैट इज़ करंट के होने चाहिए। वही जो पुराने घिसे-पिटे हैं, वही नहीं यूज़ करना है। अ, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शनल कैसे चूज़ करें? तो अ, इसका कोई ऐसा कोई आंसर नहीं है कि कैसे चूज़ करना है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा। जो भी स्टूडेंट का मेंटल इंक्लिनेशन है, जो भी वो उसको इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज़ ऑप्शनल हमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना होता है, तो अगर सपोज़ मैं साइंस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, मेरा बीटेक है, तो मैं बिल्कुल ऐसा सब्जेक्ट नहीं ले सकता हूँ जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट ही ना हो, बिकॉज़ वो बहुत डिटेल है। आपको बैचलर्स का पूरा पढ़ना होगा 6-7 महीने जो भी आप कवर कर रहे हैं, एटलीस्ट बैचलर्स पॉलिटिकल साइंस में जैसे मेरा पीएसआईआर था, उसमें मास्टर्स के भी कुछ एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो इंटरेस्ट एक फैक्टर होता है, नॉट द फैक्टर बट इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको लगना चाहिए, तभी आप उतना अच्छे से पढ़ पाओगे उसे। एंड सेकेंडली स्कोर्स, तो स्कोर्स कैन वेरी। आप इस साल देखोगे तो किसी ऑप्शनल का कम है, प्रीवियस ईयर किसी का ज़्यादा था, नेक्स्ट ईयर किसी का कुछ होगा। बट मोटा-मोटा ह्यूमैनिटीज़ में ऑलमोस्ट इधर-उधर चलता रहता है। एक साइन कर्व बनता है कि इस साल अगर पीएसआईआर है तो नेक्स्ट ईयर सोशियोलॉजी होगा, फिर एंथ्रो होगा, ऐसे टाइप से। तो मार्किंग में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि मुझे इसमें मार्क्स आ रहे हैं या नहीं। अभी इस बार इसी साल के एक डबल डिजिट रैंक है, उनका लॉ ऑप्शनल था, तो लॉ इज़ क्वाइट रेयर। तो ऐसे नहीं जाना है कि ये पर्टिकुलर ऑप्शनल है, इसी से नंबर आएँगे, मैं इसी को ले लेता हूँ, नहीं। अ, पहले तो आप रिसोर्स देख लीजिए, इंटरेस्ट तो आपका होना ही चाहिए, दैट इज़ प्राइमरी। सेकेंडली उसका रिसोर्स और एक अच्छी फैकल्टी अवेलेबल है कि नहीं जो कि आपको पढ़ा सके फ्रॉम द स्क्रैच। लाइक पीएसआईआर आई स्टडीड फ्रॉम शुभ्रा मैम, तो शी इज़ अ वेरी गुड टीचर। वैसे ही अगर आप सोशियोलॉजी ले रहे हैं, तो सोशियोलॉजी के भी 2-3 फैकल्टी हैं जो कि बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, एंथ्रो के भी पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा-सा बहुत ही मतलब अनकॉमन ऑप्शनल अगर आप ले रहे हो, तो उसका आपको ये भी देखना होगा कि इवन इफ बैकग्राउंड है, बट ये देखना है कि रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं कि नहीं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं कि नहीं अच्छे से। जो इवैल्यूएटर हैं, किस जिस भी इंस्टीट्यूट के हैं, वो डिसेंट बैकग्राउंड के हैं कि नहीं, लाइक दे हैव एनी अ, एक्सपीरियंस इन द यूपीएससी डोमेन और नॉट। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा बेटर, अगर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शनल चूज़ करने का कोई एक पर्टिकुलर ऐसा पाथ नहीं है जो कि मैं बता दूँ कि भाई ये करते जाओ और आपको ऑप्शनल मिल जाएगा आपका। बस जितना बताया अपने इंट्यूशन से जाइए, इंटरेस्ट से जाइए और ये सोचिए कि मेरे पास ये सारे फैक्टर जो भी मैंने बताए वो अवेलेबल हैं कि नहीं, तो मैं वही ऑप्शनल लूँगा। अब मैंने कैसे चूज़ किया, पहले तो मैं केमिस्ट्री का सोच रहा था, बिकॉज़ केमिस्ट्री, आई लाइक केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री का भी ठीक-ठाक एक इंस्टीट्यूट है, वो है और उसके रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, एंड कमिंग फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड वो मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी भी हो जाता। बट देन एक फैक्टर और आ जाता है ऑप्शन में कि दैट जीएस का ओवरलैप होना। तो क्योंकि सिलेबस इज़ क्वाइट एक्सटेंसिव, तो जितना आपका ओवरलैप हो जाए, जितना भी आप रिड्यूस कर सको सिलेबस को, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैंने इस वे में सोचा था कि पीएसआईआर एंड आल्सो पॉलिटिकल साइंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप अगर उसका सिलेबस देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आगे चल के व्हेन यू विल गेट सिलेक्टेड, दे विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू यू। एंड आईआर नेवरदलेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो सभी को अच्छा लगता है, तो द सेम केस वाज़ विद मी आल्सो। तो मैं तो इस तरीके से आया, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऐसा नहीं कि पीएसआईआर में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, तो मैंने उससे लिया, वो वेरी कर सकता है। एंड अब ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर मैं अपना बताऊँ पर से, तो मेरा पीएसआईआर ऑप्शनल था, मेरा कोई सोशल साइंसेज़ में बैकग्राउंड नहीं था। तो मेरे को थोड़ा-सा ऐसा चाहिए था कि मुझे कोई स्क्रैच से पढ़ाए, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस, और तब अगर मेरा बैकग्राउंड होता तो उतना मुझे बेस की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज़ कुछ तो मैंने अपने पढ़ा होता कॉलेज में। तो मैंने इसी हिसाब से लिया, देन आई एनरोल्ड इंटो अ कोचिंग एंड उन्हीं से पढ़ा, उन्हीं के नोट्स अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज़ किए, मॉक्स लगाए, पीवाईक्यू सॉल्व किए। पीवाईक्यू सॉल्व बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज़ कोई भी ऑप्शनल हो, इवन इन मैथ्स वो पीवाईक्यू रिपीट हो जाएगा, बस नंबर चेंज हो जाएँगे, डिजिट्स चेंज हो जाएँगे, 2 की जगह 9 हो जाएगा, बट क्वेश्चन रिपीट होगा। इवन इन पीएसआईआर, सोशियो, सब में जो स्टैटिक है, कुछ ना कुछ ओवरलैप होगा ही होगा, चाहे लास्ट ईयर का हो, लास्ट टू लास्ट ईयर, तो चाहे 10 इयर्स बैक का। तो पीवाईक्यू आपको एकदम अच्छे से सॉल्व होने चाहिए कि उनको रटना नहीं है पीवाईक्यू को कि मैंने एक मॉडल आंसर निकाल लिया, रट लिया, नहीं। आंसर राइटिंग की आर्ट डेवलप करनी है आपको कि अगर मेरे से
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मल्टी डायमेंशनल वाला जो क्वेश्चन है, उसमें जीएस का और ऑप्शनल का अलग-अलग हो जाएगा। तो अगर ऑप्शनल की तैयारी में मल्टी डायमेंशनल वाला देखें एलिमेंट, तो जितना ज़्यादा आप उसको मतलब मैं कहूँ कि एसेंस को समझोगे, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे से पीएसआईआर वालों से ये पूछ रहा है कि हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर बताओ, तो जो भी आपने नोट्स में लिखा हुआ है या जो भी किसी बुक से आपने पढ़ा हुआ है सपोज़, तो वही आपको नहीं सीधे कॉपी पेस्ट कर देना है। एक एसेंस समझना है कि अगर वो मेरे से स्टेट ऑफ नेचर पूछ रहा है, तो उसका जो स्टेट ऑफ नेचर का कोर है, मुझे वो कॉपी में लिखना है। अब ये बहुत वेग चीज़ें जो मैंने बोल दिया एसेंस, कोर ये सब क्या होता है? तो ये सब समझ में तब आएगा व्हेन यू विल रीड द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली मतलब आप कॉन्सेप्ट को अगर समझोगे कि स्टेट ऑफ नेचर है क्या, तो यू विल बी एबल टू राइट देम ऑल दोज़ थिंग्स इन योर ओन वर्ड्स। अब जब अपने वर्ड्स में लिख दिया है तो मार्क्स कैसे आएँगे? अपने वर्ड्स में लिखने से मार्क्स ज़्यादा नहीं आएँगे। तो यूज़ किसका करना होगा? आपको किसी न किसी थिंकर को इंटीग्रेट करना होगा, किसी न किसी स्कॉलर को इंटीग्रेट करना होगा। अगर आईआर में हम देखें तो स्कॉलर्स हमें लिखने होते हैं, चाहे वो महेंद्र कुमार हों, चाहे राजन मोहन हों, चाहे जो भी हों, जितने भी ये सब स्टॉलवर्ड्स हैं अपनी फील्ड के। और अगर हम स्टैटिक की बात करें दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें हमें अलग-अलग हो गए, रजनी कोठारी हो गए और ये हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रताप भानु मेहता हो गए, इनको लिखना होता है। तो इनको लिखना मतलब क्या हुआ कि इनके व्यूज़ भी आपको इंटीग्रेट करने होंगे अपने क्वेश्चन में, अपने आंसर में। तो इससे आपका थोड़ा-सा मतलब वेरिएशन दिखेगा कि एक मल्टी डायमेंशनल ये जो वर्ड लिखा हुआ है, तो वो आपको मल्टी डायमेंशनैलिटी ऐसे ही आएगी, जब आप वेरियस थिंकर्स एंड स्कॉलर्स को इंटीग्रेट करेंगे। बट वो भी एक ओवर द बाउंड नहीं होना चाहिए और ये हर चीज़ में ये आगे की वीडियो और पूरी लाइफ़ के लिए समझ लो कि कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर लिमिट से एक्सीड नहीं होनी चाहिए कि अगर आप थिंकर लिख रहे हो तो अब ये नहीं कि एक पेज में थिंकर स्कॉलर ही लिख दिए, नहीं। एक क्वेश्चन है अगर 10 मार्कर है, 15 मार्कर है, तो उसी हिसाब से अगर इफ यू हैव 2 पेजेज़, 3 पेजेज़ और 4 पेजेज़ तो यू विल हैव टू राइट पर्टिकुलर उसी अमाउंट में कि भाई 2 लिख दिए मैंने अगर 2 पेजेज़ हैं तो 2 या 3 थिंकर्स वुड सफाइस 3 है तो 3 या 4 लिख दिए, 4 हैं तो इस टाइप से। तो ओवर द बाउंड नहीं जाना है बट यू विल हैव टू राइट देम ताकि आपका थोड़ा-सा ये भी लिखिए दैट यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन आपने पर्टिकुलर अलग-अलग फील्ड के लोगों को पढ़ा हुआ है। तो आप उसको अच्छे से आंसर कर पाओगे एंड बेटर मार्किंग भी होगी। तो जीएस में मल्टी डायमेंशनलिटी की बात करें तो जीएस इज़ बेसिकली सपोज़ मैं जीएस 2 को बात करता हूँ, तो जीएस 2 का कोई भी क्वेश्चन है तो आपको मल्टी डायमेंशनल उसमें जीएस 2 में ऑल्दो उतना नहीं हो पाओगे, पॉलिटी का क्वेश्चन है तो कैसे, बट उसमें फिर वेरिएशन कैसे लाएँ, उसमें वेरिएशन आप ला सकते हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लिख के। इफ यू नो राइट टू प्राइवेसी जो है पुट्टा स्वामी जजमेंट हो गया, बहुत बेसिक है सभी को पता होगा। बट ऐसे बेसिक और कुछ यूनिक केसेज़ अगर आपको कुछ याद हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा और वो आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, इंक्रीज़ होगा मार्क्स आपका। तो ऐसे करना है मल्टी डायमेंशनैलिटी ऐसे लानी है एंड जीएस 1 में भी आपको अगर देखोगे, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो एथिक्स में लाइक मल्टी डायमेंशनलिटी कैसे आए? क्योंकि वो टफ है बिकॉज़ जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 स्टैटिक है, आपको अगर थियरी आती है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप एज़ इट इज़ लिख सकते हो और उसमें कोई बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल नहीं होगा, उसमें हायरार्की बनेगी पॉइंट्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल एमएसपी पूछ रहा है तो अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, तो एमएसपी के बारे में बता सकते हो, सीसी कौन निकालता है, कौन पब्लिश करता है, कितने के लिए हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन जो भी क्वेश्चन है उस हिसाब से इंट्रो डिज़ाइन किया जाता है। वो कोई ऐसा इंट्रो का कोई अ, वो नहीं है, प्री फॉर्मेट नहीं है कि यही इंट्रो आएगा मेरा एमएसपी के क्वेश्चन में, बट जो भी है, तो वो एक हायरार्की होती है, वो कैसे आएगी जब आपने पढ़ा होगा अच्छे से कोई भी कॉन्सेप्ट को, तो यू विल नो कि ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा फिट बैठ रही है, इन कंपैरिज़न टू कोई और चीज़ की कोई भी टॉपिक है। तो उससे इंट्रो हो गया और उसके बाद आपको हायरार्की में जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने हैं, तो जीएस में नहीं बट एथिक्स में थोड़ा-सा मल्टी डायमेंशनैलिटी का बहुत यूज़ आता है फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस स्टडीज़। तो उनको कैसे करना है? तो उसका कोई बहुत डेफ़िनिट ऐसा नहीं है कि एक मतलब अप्रोच है, किसी भी चीज़ में यूपीएससी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसका बस ये पर्टिकुलर ऐसे पेज में लिखा हुआ है अप्रोच, इसको फ़ॉलो कर लो, मार्क्स आ जाएँगे, ऐसा नहीं है। कुछ यूनिकनेस, कुछ ओरिजिनैलिटी जो भी हर एक स्टूडेंट के अंदर होती है, वो आपको एक्सप्रेस करना होगा कॉपी में। तो उसको एक्सप्रेस करने पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना है, करंट अफेयर फ़ॉलो करने हैं, एग्ज़ाम्पल्स अच्छे फ़ॉलो करने हैं, अच्छे थिंकर्स को लिखना है और वही सब जब आप इंटीग्रेट करोगे, तो मल्टी डायमेंशनल आंसर आपका बनेगा। वो ऑल अपने आप बन जाएगा, ऑटोमैटिकली बनेगा अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो तो। एंड आंसर राइटिंग अप्रोच में पॉज़िटिव अप्रोच बेसिकली नेगेटिव अप्रोच रखनी ही नहीं है इस एग्ज़ाम में किसी भी स्टेज में। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे, अरे ऐसा है या वो इतना टफ है, ऐसा है। ये सब कुछ नहीं करना है। पॉज़िटिव ही होना है इवन इफ इनिशियली यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स स्टिल कोई दिक्कत नहीं है। धीरे-धीरे करते रहो, होता जाएगा।
तो पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि इवन इफ आपका अच्छा स्कोर उतना नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, डज़न्ट मैटर। करते रहो, अपनी गलतियों को पहचानो कि अगर ये पर्टिकुलर टेस्ट में मेरा सपोज़ स्कोर कम रह गया, तो मैंने गलती क्या की है, ये देखना है। वैल्यू एडिशन में क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा नेक्स्ट टेस्ट में बेटर हो? तो ग्राफ आपको अपना ऐसे ही ले जाना है, चाहे वो धीरे-धीरे ही जाए, बट ग्राफ आपको बढ़ाना है। अभी इनिशियली कम है, डज़न्ट मैटर, पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है। एंड पीवाईक्यूज़ का मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि पीवाईक्यूज़ के बिना ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो सकता है, तीनों स्टेज। अब तीनों स्टेज इन द सेंस इंटरव्यू में क्या पीवाईक्यू होते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो इंटरव्यू में पीवाईक्यू होते हैं ट्रांसक्रिप्ट, लाइक जो जैसे हम लोग ने इस बार इंटरव्यू दिया, तो हम लोग की ट्रांसक्रिप्ट्स पड़ी हुई हैं। तो जब नेक्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट्स आएँगे 25 बैच के, तो दे कैन लुक थ्रू आवर ट्रांसक्रिप्ट्स, और अगर उनके डैफ में कोई कॉमन कीवर्ड बैठ रहा है, तो उसके जो भी क्वेश्चन्स पूछे गए हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, तो दे कैन ट्राई टू सॉल्व देम एंड आंसर देम। तो उससे थोड़ा-सा एक उनको हैबिट भी आ जाएगा, एक आइडिया भी मिल जाएगा, और ये भी हो जाएगा कि बोलना कैसे है पर्टिकुलर उसको। तो अब इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स हैं, तो इंटरव्यू का मैं बता दूँ कि अ, बहुत रैंडमनेस है, बिकॉज़ यू नेवर नो कि आपको कौन-सा बोर्ड मिलेगा। फिर वो जो भी बोर्ड मिल रहे हैं उसके चेयरपर्सन का क्या इंक्लिनेशन है, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, वो करंट अफेयर में जाएँगे कि वो डैफ बेस्ड पूछेंगे कि वो मिक्स रखेंगे। So you can't account for all these random things, but what you can account for is you have to read. मतलब इन अ एनालिटिकल वे। ऐसा नहीं कि आपने कोई जब आप इंटरव्यू प्रेप कर रहे हो, जैसे मैं कर रहा था, तो जो 2 ढाई महीने मैंने पढ़ा इंटरव्यू के लिए, तो उसमें कोई भी करंट अफेयर अगर आ रहा था, सपोज़ डिलिमिटेशन न्यूज़ में था, वन नेशन वन इलेक्शन न्यूज़ में था, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स न्यूज़ में थे। तो हमें थोड़ा-सा व्यू पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, बिकॉज़ वो इंटरव्यू में उन्हें भी पता है कि वी डोंट हैव दैट मच क्रेडिबिलिटी। व्हाई? बिकॉज़ वी डोंट हैव दैट मच नॉलेज इसमें कि हम लोग इतने बड़े टॉपिक्स में अपना ओपिनियन रख सकें। तो जो बोर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें एटलीस्ट 2-4 लर्नेड इंडिविजुअल्स के व्यू पॉइंट्स पता होने चाहिए, और उन व्यू पॉइंट से हमारा अपना भी एक व्यू पॉइंट होना चाहिए। एंड दैट व्यू पॉइंट शुड अलाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एथिकल वे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एथिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी के अगेंस्ट आप कुछ भी ऐसा बोल दो, तो दैट इज़ अ डिज़ास्टर, तो वो नहीं करना है। आपको कुछ भी बोलना है, जो भी आपका ऑलरेडी इनग्रेन्ड सोशलाइज़ेशन है, पर्टिकुलर किसी भी ऐसे इश्यू में जो भी थोड़ा-सा कन्फ्लिक्टिंग है, लाइक कास्ट, रिलिजन, एथनिसिटी, तो आपका जो भी सोशलाइज़ेशन हुआ है उसको आपको हटाना पड़ेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल और एथिकल वे है, वो उस हिसाब से आपको चीज़ें पढ़नी है और उसी हिसाब से इंटरव्यू में बोलनी होगी। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही था कि मेरा तो टोटली रैंडम था, लाइक 0% डैफ एंड 100% करंट अफेयर्स। तो थोड़ा-सा मैं डिसहार्टेंड था, क्योंकि करंट अफेयर्स होता है, पढ़े हुए चीज़ें नहीं आई थी, तो जो मैं प्रिपेयर करके गया था वो मैं उतना रख नहीं पाया था बोर्ड के सामने। बट ठीक है, आई स्कोर्ड वेल, तो अच्छा गया वो। अब अच्छा कैसे गया? मतलब मैंने कोई ब्लंडर नहीं किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो वो आपको भी यही करना होगा, और अब ये टेस्टेड अप्रोच है, बिकॉज़ आई हैव गॉट गुड रिजल्ट्स इन द इंटरव्यू स्टेज। तो मैं ये कह भी सकता हूँ कि अगर नहीं आ रहा है, तो सिंपली विद अ स्माइल ऑन योर फेस आप कह सकते हैं कि सॉरी मैम या सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर, और उस हिसाब से फिर आपको ट्रेड करना है। आप अगर आपने उस समय ऐसा कुछ दिखा दिया कि आप बहुत ज़्यादा घबरा गए हो, आप अनकम्फर्टेबल हो रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ा-सा आपको बैकफ़ायर कर सकती है, बिकॉज़ द बोर्ड विल डेफिनिटली रीड दैट। उनके पास 150 साल का एक्सपीरियंस है, वो 5 लोग हैं, वो आपको तुरंत पढ़ लेंगे। तो इसको थोड़ा-सा माइंडफुल रहना है कि आपको अपनी ऐसी हैबिट डेवलप करनी है, ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है कि इवन इफ आपको 2-4 सेटबैक्स मिल रहे हैं, क्वेश्चन्स नहीं आ रहे हैं, तो आपके वो फेस में एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए, वो कोई डर नहीं दिखना चाहिए, वो अनकम्फर्टेबल आपको फ़ील नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको मॉक से आएगी, और खुद से मिरर में प्रैक्टिस करिए, अपने दोस्तों से डिस्कशन करिए। मेरे भी कुछ दोस्त थे, हम लोग इंटरव्यू में, एंड वन ऑफ देम इज़ आईपीएस ऑल्सो, तो हम लोग डिस्कस करते थे। तो अच्छा होता है, दैट इज़ वेरी मच फ्रूटफुल। तो वो आप भी कर सकते हो, जो भी आपका बस अच्छा पीयर ग्रुप होना चाहिए। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं जाऊँ, तो गलतियों की बात करें अगर, तो गलतियाँ बहुत होती हैं, सभी से होती हैं, बस गलतियों को कम करना है। ऐसा कोई नहीं होगा जो कह दे कि मेरे से गलती नहीं हुई है, अ, चाहे वो कोई भी रैंक हो। गलतियाँ कैसी हो सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन कम हो गया, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं हुआ। अब किसी दिन पढ़ने का मन नहीं हुआ, तो शायद फिर गिल्ट होने लगा, तो वो फिर वो गिल्ट कैरी हो गया आगे, तो एफिशिएंसी कम हो गई आपकी। तो ये पूरी एक विशियस साइकिल बन जाएगी, जिससे आपका ओवरऑल रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ नहीं होनी है, मतलब ट्राई करना है कि अ, ये चीज़ जितनी रिड्यूस हो सके उतनी करनी है। व्हाई? बिकॉज़ आप अपनी चॉइस से इस एग्ज़ाम में आए हो,
और इवन इफ कुछ लोग हो गए रैट रेस, फैमिली प्रेशर से हैं, बट स्टिल यू आर डूइंग दैट। तो आपको ये चीज़ खुद से ट्राई करना होगा कि एटलीस्ट मेरे साइड से मैं जितना रिड्यूस कर सकता हूँ, उतना करूँ मैं, कोई भी गलती हो। और इसमें अगर यू हैव टू बी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको ये कोई हर समय आपकी हाथ पकड़ के आपको नहीं पढ़ाई करा सकता है। यूपीएससी में बहुत ज़्यादा स्टेजेस हैं, मल्टीपल स्टेजेस है, वेरिड नेचर है इस एग्ज़ाम का। तो आपको इतना मैच्योर, इतना मोटिवेटेड खुद होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की हर समय ज़रूरत पड़े। अगर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की हर समय ज़रूरत पड़ रही है कि किसी इन्फ्लुएंसर, किसी टॉपर के आप वो कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा टफ हो सकता है यूपीएससी आपके लिए। बिकॉज़ यूजुअली यही देखा गया है कि जिनके अंदर इंटरनल ड्राइव है, जिनका डिस्ट्रैक्शन कम है, उन्हीं को बेटर रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो इस चीज़ में थोड़ा-सा फ़ोकस करिए कि खुद मैच्योर बनो और खुद अपनी गलतियों को रियलाइज़ करो और ट्राई करो कि वो रिड्यूस हो सके, जितना कम से कम हो सकना है। अ, सिलेबस एनालाइज़ कैसे करें? सिलेबस वही, प्रीलिम्स का सिलेबस इज़ वेरी वेग। आपको इतना ज़्यादा मतलब नहीं कुछ मिलेगा सिलेबस से, बट पीवाईक्यूज़ से मिलेगा। पीवाईक्यूज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स में। हर साल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस में। आप 2013 ऑनवर्ड्स लगाएँ, उससे पहले लगाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन्स लगाओगे, पीवाईक्यूज़ बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन मॉक्स ऑल्सो। और जो स्टैटिक है वो अभी सभी को पता है, हर जगह अवेलेबल है कि वो कैसे। तो प्रीलिम्स का तो ऐसे हो जाएगा। मेंस का सिलेबस इज़ क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। आपको हर एक कीवर्ड को पकड़ना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जीएस 3 में बात करूँ तो बफर स्टॉक्स अगर लिखा हुआ है, तो बफर स्टॉक्स में जैसे 24 में क्वेश्चन आया भी, तो बफर स्टॉक्स पे आपको जो भी स्टैटिक सोर्स है आपका, उससे पढ़िए, गूगल करो, पीवाईक्यूज़ जो भी बफर स्टॉक्स से रिलेटेड आए हुए हैं, उनको सॉल्व करो। तो ऐसे आपका थोड़ा-सा एक जो रैंडमनेस है मेंस की, उसको अकाउंट कर पाओगे। और वही मैंने भी किया, वही यूजुअली सभी लोग करते हैं। तो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस कोई कुछ कर रहा है, कुछ भी नहीं है। बस इस एग्ज़ाम की डिमांड और नेचर को समझना है। वो अगर जिसको समझ में आ जाता है तो स्कोर अच्छा हो जाता है या खराब हो जाता है, और थोड़ा-सा लक फैक्टर भी बहुत है। इन द इंटरव्यू स्टेज बहुत ज़्यादा लक है। प्रीलिम्स में तो सबसे ज़्यादा लक है एंड मेंस में भी थोड़ा बहुत लक तो है ही है। तो मेंस में अगर जितना ज़्यादा जिसका हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क है, तो उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब टॉपर कॉपीज़ कैसे एनालाइज़ करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेना है कि टॉपर कॉपीज़ को आपको रटना नहीं है भाई, जो उन्होंने करंट में एग्ज़ाम्पल लिखे होंगे, वो उनके करंट के एग्ज़ाम्पल्स थे। वो 1 साल पहले की चीज़ें थी या 2 साल पहले की चीज़ें थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ तो पीएसआईआर में जैसे मैंने इशिता मैम की कॉपीज़ देखी, या फिर और भी जो टॉपर्स हैं, श्रुति मैम की कॉपी देखी। तो उन्होंने जो लिखा है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो ज़रूरी नहीं कि इस ईयर भी वही चीज़ हो, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैंने जैसा पहले बताया वीडियो में कि थोड़ा-सा आपको ओरिजिनैलिटी रखनी है, अपनी जो भी पूरी प्रिपरेशन है, अपने आप का जो मेंस की आंसर राइटिंग है। अगर ओरिजिनैलिटी होगी, तो ही यू विल गेट बेटर रिवॉर्ड्स। तो उसके लिए क्या करें कि भाई आप सोच लो, मतलब रिलेट करो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्वेश्चन है, कोई आईआर का क्वेश्चन है या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो गया। उसमें किसी एथिक्स में हो गया, किसी ने इसका एग्ज़ाम्पल यूज़ किया हुआ है। अ अब लाइक अगर कोई एथिकल है, एथिक्स ऑफ वॉर पे है, तो कोई ओपेनहाइमर यूज़ कर सकता है। कोई बेसिक वही यूज़ कर लेगा कि गांधी जी का नॉन वायलेंस। तो गांधी जी का नॉन नॉन वायलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन यूजुअली सभी लोग यूज़ कर रहे होंगे। तो आप थोड़ा अलग कैसे जा सकते हो कि भाई वॉर है, तो उससे ना कि सिर्फ़ लाइफ़ को, मतलब वो है, लाइफ़ का लॉस है, बट जो भी अगर आप देखोगे तो एक मेंटल प्रेशर भी आ रहा है, मेंटल डिप्रेशन भी हो रहा है। तो आप इसमें एग्ज़ाम्पल दे सकते हो रॉबर्ट ओपेनहाइमर का, कि उन्हें भी यही हो रहा था कि पहले उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि भाई ऐसा-ऐसा रिपरकशंस इसका हो सकता है। बट जब उन्होंने रिपरकशन देखे, तो उन्हें समझ में आया। तो इससे आप थोड़ा-सा रिलेट कर सकते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इंटरकनेक्शंस बिड़ाने पड़ेंगे। अगर मल्टी डायमेंशनैलिटी चाहिए है और अपने आंसर को रिच बनाना है, तो इंटरकनेक्शन बनाने होंगे। कोई ऐसा सेग्रीगेटेड बॉक्स नहीं होगा कि ये पर्टिकुलर जीएस में हो जाए, जीएस 1 में हो जाए, जीएस 2 में हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इधर की चीज़ अगर इधर यूज़ हो जा रही है, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल करो यूज़। तो ये चीज़ अगर होगी, तो वैल्यू एडिशन होगा, मल्टी डायमेंशनल होगा और बेटर मार्क्स मिलेंगे। अब नोट्स या टेक्स्ट बुक्स, ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं, टेक्स्ट बुक पढ़नी है कि नहीं, नोट्स पढ़ने हैं कि नहीं, ये सब सब्जेक्टिव है। बट कुछ सब्जेक्ट्स में फॉर एग्ज़ाम्पल ज्योग्राफी, एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट। और ये चीज़ मेरे से या किसी कोई और रैंक से सिंगल डिजिट, डबल डिजिट वो कह रहे हैं, नहीं। आप जब खुद पीवाईक्यू पढ़ोगे तो खुद आपको समझ में आएगा कि ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की क्या वैल्यू है या हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की क्या वैल्यू है। तो ऑटोमैटिकली आपको पढ़ना होगा, और जो भी सिंसियर बच्चा है उसको ये चीज़ किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन ही और शी विल सॉल्व द पीवाईक्यूज़, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी स्टैटिक सोर्सेज़, तो उनको पता चल जाएगा कि यार
एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे एनसीईआरटी करनी है, या फिर एक स्टैटिक बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं, सपोज़ स्पेक्ट्रम अगर मॉडर्न है, तो मॉडर्न के यूजुअली काफ़ी क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से हो जाएँगे, तो स्पेक्ट्रम पढ़ो, उसमें फिर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, या किसी से पूछना नहीं कि पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, ठीक है? एंड अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है प्रीलिम्स, मेंस सभी स्टेज के लिए, इंटरव्यू के लिए भी, कि करंट अफेयर्स कैसे करें, उसी से रिलेटेड आई हैव दिस एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस, सो आई विल आंसर देम इन अ कंबाइंड वे। तो करंट अफेयर्स की थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी अलग हो जाती है, लाइक अगर हम प्रीलिम स्टेज में देखें, तो अ, वेरी करता है, लाइक मैंने क्या किया, मैंने पेपर पढ़ा है, हिंदू पढ़ा था। कुछ लोग होंगे, आपको कुछ टॉपर्स, कुछ रैंकर्स मिलेंगे जो कि कहेंगे कि आई हैव नेवर रेड न्यूज़पेपर्स। तो वेरी करेगा, बट मैं ये कहूँगा कि मेरा इंक्लिनेशन है पेपर पढ़ने की तरफ, एंड अ मंथली मैगज़ीन और अ पीटी, लाइक विज़न की पीटी 365 पढ़ी मैंने, तो या तो उसको पढ़ लो, या तो फिर मंथली मैगज़ीन पढ़ लो, मंथली जो भी आएगा, एंड लास्ट में उसको रिवाइज़ कर लो और पेपर पढ़ो। तो मैंने इतना किया। अब उसको कंसोलिडेट कैसे करें करंट अफेयर को? तो कंसोलिडेशन के लिए आपको रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर करंट अफेयर की रैंडमनेस को थोड़ा-सा कम करना है, कि जो रैंडम करंट अफेयर पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में, उसको कैसे सॉल्व करें, तो आप जो भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, वो सॉलिड वे में पढ़ोगे, ऐज़ इन एक मतलब रिवीजन मस्ट होना चाहिए। मंथ एंड में आपने जो भी पूरे महीने की किया हुआ है, उस मंथ एंड में उसके पूरे करंट अफेयर को रिवाइज़ करो। अगर ये चीज़ आप नहीं कर रहे हो, तो जो करंट अफेयर से इतना ज़्यादा फ़ियर है कि उसको कैसे करें, ये कैसे करें, भूल जाते हैं, वो हो जाता है, तो वो यही है, भूल जाते हैं का सिंपल यही है कि भाई रिवाइज़ करो। रिवीजन के अलावा और कोई इसका दूसरा चीज़ है नहीं कि कैसे करें? आप मॉक्स देख के भी रिवाइज़ कर सकते हो, बिकॉज़ एक करंट अफेयर की अगर आपने किसी भी टेस्ट सीरीज़ में आपने रजिस्टर किया हुआ है, तो उनके भी मॉक्स रहते हैं करंट अफेयर के, 100 क्वेश्चन्स हैं, आपने अगर 10 टेस्ट लगा लिए तो 1000 क्वेश्चन्स कवर हो गए, उनके मॉडल आंसर आपने पढ़ लिए, तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगा। एंड यू हैव ऑलरेडी रेड द न्यूज़पेपर एंड अ मंथली मैगज़ीन और पीटी 365, तो जितना आप कर सकते हो, मतलब ह्यूमनली पॉसिबल है एक लिमिटेड टाइम में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी के मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 3rd अटेम्प्ट, 4th अटेम्प्ट, 5th अटेम्प्ट, तो उनके पास टाइम रहा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा साल पढ़ा है, तो उनके पास ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी, आपसे ज़्यादा उनको करंट अफेयर आते होंगे, पुराने भी आते होंगे, नए भी आते होंगे जो चल रहे हैं, बट उससे घबराना नहीं है। लिमिटेड टाइम अगर आपके पास है, जैसे मेरे पास लिमिटेड टाइम था, तो उतने ही पढ़ने हैं, जितना आप पढ़ सकते हो और रिवाइज़ कर सकते हो। अगर रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, तो इस एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल हो जाएगी, तीनों स्टेज में। इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यू स्टेज, अगर मैंने एक बार जब मैं प्रिपेयर कर रहा था वन नेशन वन इलेक्शन, या फिर अपना डैफ थोड़ा-सा प्रिपेयर कर रहा था, उसका मतलब ये नहीं है कि एक बार कर लिया बस हो गया, नहीं। आपको इंटरव्यू स्टेज में एक बहुत ही लिमिटेड 3 से 4 सेकंड में यू विल हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग। वहाँ पे बोलना होगा, तो वही 2 से 3 सेकंड्स होंगे, आपके पास मार्जिन होगी मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड्स की, जिसमें आपको सोचना होगा, आंसर अपना फॉर्मुलेट करना होगा और रखना होगा इन अ प्रिसाइज़ एंड कंसाइज़ वे इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। तो वो चीज़ तभी हो पाएगी जब आपने रिवाइज़ अच्छे से किया होगा, एंड मेंस में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा, 1 मिनट होगा, अगर सोचना है 6 मिनट में आंसर लिखिए। अगर 1 मिनट आप ले रहे हैं सोचने के लिए किसी टफ क्वेश्चन में तो। तो रिवीजन अगर होगा तो ही वो चीज़ टाइम मैनेज हो पाएगा, और तो ही वो चीज़ बेटर वे में कॉपी में भी आपकी आ पाएगी। तो रिवीजन इज़ द की, हर स्टेज में करंट अफेयर हो, चाहे स्टैटिक हो, चाहे कोई भी हो। मंथली रिवाइज़ करो, वीकली रिवाइज़ करो, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। इसमें आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि अगर मेरे से कुछ सुन लिया, फिर किसी और टॉपर से कुछ सुन लिया, किसी और रैंकर से कुछ सुन लिया, ये सब नहीं है। ये आप अपना देखिए कि मुझे कितनी फ्रीक्वेंसी में, अगर आपकी मेमोरी थोड़ी-सी वीक है, वीक ऐसा कुछ होता नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को जल्दी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, तो ज़्यादा रिवाइज़ करिए, थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए रिवीजन की। उससे ये होगा कि जितना पढ़ोगे सॉलिड पढ़ोगे, तो कम से कम जो कॉमन सेंसिकल मिस्टेक्स हैं, जो मैंने इनिशियली भी बोला था, वो नहीं करोगे, वो रिड्यूस हो जाएँगी, और वो रिड्यूस होंगे तो बेटर रिजल्ट्स ऑटोमैटिकली मिलेगा। तो इसी वे में थोड़ा-थोड़ा करना है। तो मैगज़ीन, न्यूज़पेपर ये हो गया, सब्जेक्टिव है, टाइम पे मैनेज करेगा, ये मैंने बता दिया है। अ, अगर मोटिवेशन की बात करें, तो मोटिवेशन, एज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इंटरनल मोटिवेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपके अंदर इंटरनल ड्राइव है, तो आप यूपीएससी की जर्नी को थोड़ा अच्छे से क्रॉस कर पाओगे। अगर सिर्फ़ आपको रील्स देखनी है, आपको इन्फ्लुएंसर देखने हैं, या कुछ ऐसे अ अ, समझ ही रहे हो, दैट इज़ इंट्यूटिव कि राजा बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, वो सब नहीं है। वहाँ से अगर आपको मोटिवेशन आ रहा है, तो इश्यू होगा पूरे स्टेज में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटली टायरिंग है। ऐसे स्टेजेस आएँगे जब आपको डिप्रेसिंग लगेगा, एंग्ज़ियस लगेगा, सो नहीं पा रहे होगे, ये नहीं कर पा रहे होगे, तो ये सब चीज़ें और आपका मोटिवेशन और डाउन करेगी। तो इंटरनल ड्राइव लाइए, अगर आप इस एग्ज़ाम में आए हैं, तो लोग कर रहे हैं, तो आपको ये सोच के चलना है कि मैं भी कर लूँगा।
पर वो अंदर से आना चाहिए आपके। आपको अगर 10 से 12 घंटे बैठना है, 6 घंटे बैठना है, 15 घंटे बैठना है, जो भी आपका टाइम टेबल है, वो भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। लाइक आई हैव गॉट अ क्वेश्चन कि टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए? तो टाइम टेबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो स्कूल तक एप्लीकेबल है कि टाइम टेबल बना लिया मैंने, 2 घंटे होमवर्क कर लिए, 2 घंटे मैंने ये कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्मॉल स्मॉल टारगेट सेट करने हैं आपको। सपोज आपने सोच लिया कि मुझे 3 दिन में पॉलिटी रिवाइज करनी है पूरी, तो टाइम टेबल जैसा कुछ नहीं होना चाहिए ना। फिर रिवाइज करनी है तो वो सोचो कि मेरा टारगेट खत्म हो। अब वो अगर आप 6 घंटे में कर ले रहे हो, इफ यू हैव दैट मच ऑफ मेमोरी पावर, गुड मेमोरी पावर, तो आप 6 घंटे कर लो, 6 घंटे पढ़ो। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई 10 घंटे मेरे को लग रहे हैं, तो 10 घंटे पढ़ो। उसके अलावा फिर उसमें सोचना नहीं है कि मैं टाइम टेबल क्या बनाऊं, ये बनाऊं, नहीं। बीच में ब्रेक्स लेने हैं। ब्रेक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अ, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, रिवाइज़ बहुत ज़्यादा करना है, याद बहुत ज़्यादा चीज़ें रखनी है, तो ब्रेन आपका जितना रिलैक्स स्टेट में रहेगा, उतना बेटर चीज़ें होंगी। तो उस हिसाब से कोई एक डेफ़िनिट टाइम टेबल मत बनाइए, बट हाँ, अगर 8 टू 10 की स्टडी आप कर रहे हो, तो ये तो बेयर मिनिमम है, इतना सोच के चलना है। और इसके अलावा कोई कुछ बोल रहा है तो आइदर दे आर जीनियस और अ फ्रॉड, कि मैं अगर 6 घंटे में पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो वो फ्रॉड है। या तो फिर जीनियस हैं, और जीनियस हैं तो वो इधर यूजुअली मतलब सोशल डोमेन में नहीं आएँगे, रिसर्च जाते हैं, वो साइंटिस्ट हो जाते हैं, एंड यू नो। तो उन पे आपको नहीं जाना है, वो सब बातें गलत हैं कि मैं 6 घंटे पढ़ रहा था, मैं 7 घंटे नहीं, 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बिकॉज़ इसमें इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं करने को कि इतना अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो टाइम पे नहीं वो चीज़ें हो पाएँगी। तो इतना बना के चलो। अब कैसे करना है, ब्रेक कर लो इस टाइम टेबल को। अगर सपोज़ आप 10 घंटे कर रहे हो, तो उसको आप ब्रेक कर लो कि यार मुझे 2 घंटे का स्लॉट है, 3 घंटे का स्लॉट है। ट्राई करो 2 से 3 घंटे के स्लॉट्स हों। प्रीलिम्स आपको 2 घंटे का हो गया, मेंस 3 घंटे का हो गया, तो अगर 2-2 आवर के हैं या 3-3 आवर के स्लॉट्स हैं, तो बेटर रहेगा। बिकॉज़ आपके माइंड को हैबिट बन जाएगी कि मुझे 2 घंटे या 3 घंटे फ़ोकस्ड रहना है। तो वो आपको बेटर रिज़ल्ट्स मिलेंगे एग्ज़ाम टाइम भी। और एग्ज़ाम टाइम बहुत प्रेशर भी होता है, तो अगर आपकी हैबिट है ऑलरेडी, तो वो हेल्पफुल रहेगा। एंड अब यहाँ पे जैसे मैप्स या फिर शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत सब्जेक्टिव है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो बिल्कुल बनाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने ऑप्शनल के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, बट नॉट ऑफ आईआर, बट पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के क्यों थे? बिकॉज़ बहुत हेवी सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, तो अगर मुझे 1 दिन पहले रिवाइज़ करना है, तो वो मैं नहीं कर पाता लॉन्ग नोट्स से अपने, तो शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब बट इन कॉन्ट्रास्ट पॉलिटी, अब पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स बनाना कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। व्हाई? बिकॉज़ लक्ष्मीकांत की हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। किसी लाइन से भी वो क्वेश्चन बना सकते हैं और दे सकते हैं। जैसे इस बारी पार्ट्स में क्वेश्चन आ गया था, तो यूजुअली इतना किसी टेस्ट में या फिर लोग इतना याद करके नहीं जाते थे, इतना बेसिक चीज़ थी कि यार हाँ, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ों का मुझे पार्ट भी पता हो। तो उस पे इतना फ़ोकस नहीं करना है कि शॉर्ट नोट्स बने कि ना बने। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, पॉलिटी में भी वेरी कर सकता है, लाइक मैंने नहीं बनाए थे, यूजुअली लोग नहीं बनाते हैं। आपको अगर बनाना हो तो बना सकते हो, बट थोड़ा-सा टाइम देखना होगा कि अगर आपका 2 साल बाद अटेम्प्ट है तो बनाओ, वरना ना मत बनाओ। लक्ष्मीकांत पढ़ो, 3 से 4 दिन में रिवाइज़ करो जब आप लास्ट लेग में हो अपने एग्ज़ाम के, प्रीलिम्स के पहले। कुछ सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बना लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडर्न के आप बना सकते हो कंसाइज़ वे में, बट एंशिएंट मिडीवल वैसे भी बहुत वेग है और उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है, तो आप उसको ज़्यादा शॉर्ट कर नहीं पाओगे। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट मिडीवल का। तो उसको आप एज़ इट इज़ लॉन्ग नोट्स से ही पढ़ो। क्यों? क्योंकि उससे रैंडमनेस भी अकाउंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट नोट्स में आपने क्योंकि शॉर्ट कर रहे हो तो उसको कई चीज़ें आप मिस कर दोगे, जो कि आप लॉन्ग नोट्स में थी। बट वो जो मिस हुई हैं, वो थोड़ा-सा बैकफ़ायर हो सकती हैं रैंडम क्वेश्चन्स में। अब रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग नोट्स से ही पढ़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ इधर-उधर की इन्फॉर्मेशन भी रहती है लॉन्ग नोट्स में, तो वो आपको एलिमिनेशन में हेल्प कर सकती है। एट लीस्ट आपको आंसर नहीं आता होगा, बट ये पता होगा कि यार अच्छा ये चीज़ तो मैंने वहाँ शायद लिखी हुई थी, तो यहाँ तो नहीं होगा। और शॉर्ट नोट्स क्योंकि बिल्कुल टू द पॉइंट कंसाइज़ होते हैं, तो थोड़ा-सा इन सब सब्जेक्ट्स में देखना होगा और ये वेरी करेगा। मैंने सब कुछ बता दिया, लास्ट में मैं बस अभी डिस्ट्रैक्शन के बाद यही चीज़ बोलूँगा। और प्लान बी एंड डिस्ट्रैक्शन। तो प्लान बी मैंने तो नहीं रखा था एज़ ऑफ नाउ, कि मतलब मेरा था कि 2 या 3 अटेम्प्ट्स तो मुझे यूपीएससी के देने हैं सोल फ़ोकस से। बट यूजुअली कुछ लोग का होता है कि प्लान बी रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट सर्विसेज़ हो गया या फिर कोई और हो गया, मतलब सोच लेते हैं जैसे कुछ रैंकर्स का आप सुनेंगे कि बोल देंगे कि मैं 2 या 1 अटेम्प्ट ही देने वाला था या देने वाली थी, तो उस हिसाब से उसके बाद मैं अपनी फ़ील्ड चेंज करने वाला हूँ। बट वो भी चीज़ है कि ये भी जिनके पास प्रिविलेज है वही कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ समवन इज़ कमिंग फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, तो उनके पास है कि उनकी डिग्री का वेटेज है, तो दे कैन गो इंटो अदर डोमेन्स। बट यूजुअली बच्चे अगर आ रहे हैं तो वो डायरेक्ट सोशल ह्यूमैनिटीज़ की सब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो उतना अच्छा बैकअप होता नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि
प्लान बी का सोचना है, बिल्कुल सोचना है बिकॉज़ बहुत ही एक विशियस साइकिल है यूपीएससी की 99.9% बच्चे फेल ही हो रहे हैं। तो प्लान बी होना चाहिए बट इन द इनिशियल ईयर्स नहीं बिकॉज़ अगर आप बिल्कुल स्टार्ट ही करोगे और ये सोच के चलोगे कि अच्छा प्लान बी भी है भाई तो उसको तो आपका एक पर्टिकुलर पोर्शन है, एक फोकस है जो कि उधर डाइवर्ट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ सोल फोकस 100% आपका अपना देना है आपको यूपीएससी में। तो प्लान भी रखो बट इफ यू हैव लाइक मल्टीपल फेलियर्स इफ यू हैव सफर्ड मल्टीपल फेलियर्स इन दिस लाइक प्रीलिम स्टेज हो रही है मेन स्टेज नहीं हो रही है या कुछ हो रहा है 2-3 अटेम्प्ट हो गए, तो फिर सोच लो कि मैं स्टेट सिविल सर्विसेज़ कर सकता हूँ या फिर कुछ और देख सकता हूँ। वरना एटलीस्ट 2 से 3 अटेम्प्ट आप फुल फोकस से दो, अपना पूरा जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी आपका वो लग रहा है तो वो यूपीएससी की साइड होना चाहिए। और आप देख भी सकते हो जो मैम हैं, रैंक 1 हैं, तो उन्होंने भी ऐसा कुछ प्लान भी नहीं रखा था, तो आप उनसे भी रिलेट कर सकते हो कि 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद भी वो लगी रहीं और रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा प्लान बी में इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ, थोड़ा-सा दिक्कत है, मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा है या फिर ये टाइम टेकिंग है, तो यू कैन थिंक अबाउट दैट। और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? हाँ, पहले ही बता दिया मैंने कि अगर कोई सिंसियर स्टूडेंट है, तो दे विल हैव टू बी मैच्योर इनफ कि अब मुझे अगर मेरा 2 महीने बाद अब सपोज़ ये जो 25 को प्रीलिम्स है, तो अब ये नहीं कि मैं जाके आज मूवी देखा हूँ, थंडरबोल्ट्स आई है, मैं थंडरबोल्ट्स देखा हूँ। तो इसमें आपको कोई कुछ नहीं बता पाएगा। ये खुद आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई मुझे अगर पढ़ना है, तो मुझे पढ़ना है। मेरे को फालतू डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो कैसे बचें? अब मैं कह दूँ कि भाई अपने पेरेंट्स से कह दो बंद कर दें तुम्हें रूम में, तो ऐसे नहीं होता है। और कहीं किसी से इंटरैक्ट ना करें, नहीं। वो इंटरनल होना चाहिए कि मुझे इतना देर पढ़ना है, आपको अपना फ़ोन साइड में रख देना है, फ़ोन आप अपना छोड़ दीजिए, फ़ोन ऑफ कर दीजिए। घर में अपने अगर आप घर में हैं, अगर आप ओआरएन में हैं या कहीं भी हैं, उनसे बोल दो कि भाई डू नॉट डिस्टर्ब 3 घंटे का मेरा स्लॉट है, 3 घंटे मैं पढ़ूँगा, उसके बाद आपका जो भी है रिलैक्स आपको अगर आधे 1 घंटे करना है, बिल्कुल कर लो। वो लॉजिकल है, वो होना भी चाहिए। बट ऐसा जो भी आप कर रहे हो, वो जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आप टाइम पास जिसमें भी कर रहे हो, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा आपको बाउंड रखे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप कोई ऐसा शो देखने लग जाओ, जिसमें 1000 एपिसोड्स हैं, तो वो देखते ही रह जाओगे, फिर तो महीनों भर आपका चलता रहेगा, टाइम वेस्ट होगा, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। कुछ बेसिक सी आप हॉबी रख लो, वॉक कर लो, गाने सुन लो, जो कि आपका 15 टू 20 टू 30 मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स आपका यूटिलाइज़ करें, उसके बाद आपको खुद लगेगा कि भाई हाँ, हो गया अब इससे। तो इस हिसाब से डिस्ट्रैक्शन आपके रिड्यूस होंगे। बाकी पढ़ाई में मन कैसे लगाएँ ये क्वेश्चन अगर यूपीएससी दे रहा है कोई बच्चा, तो उसके मन में नहीं आना चाहिए। ये स्कूल वाले सवाल हैं कि स्कूल में यूनिट टेस्ट है, मिड टर्म है, कैसे करें? आप यूपीएससी में आए हैं, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम, द टफेस्ट एग्ज़ाम, तो ये सारी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि मैं कैसे डिस्ट्रैक्शन कम करूँ, मैं कैसे पढ़ूँ। आपके अंदर खुद आएगा। तो लास्ट में यही कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंसी रखनी है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है आपको। और आपके अंदर ओरिजिनैलिटी होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है, तो मैं ऐसे करूँगा, ज़रूरी नहीं कि उसने ऐसे किया था तो वही मैं भी फ़ॉलो करूँ, नहीं। आपको अपने से देखना है, मेंटल इंक्लिनेशन आपका देखना है, कितना आपके अंदर ग्रास्पिंग पावर है, उस हिसाब से जज करना है, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो बाकी लक फैक्टर है, मेहनत इतनी करोगे, डेफिनिटली रिज़ल्ट्स मिलेंगे। एंड नाउ आई विल जंप इंटो द कमेंट्स। तो मोटिवेशन कहाँ से मिला? आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस। इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। बाहर का भी होता है, ऑब्वियसली इट इज़ अ गुड सर्विस, आपको पब्लिक डोमेन में सर्व करने का मौका मिलता है, करियर वाइज़ भी ऑल्सो बहुत अच्छी चॉइस है। तो ये सारे फैक्टर्स तो एक्सटर्नल हैं ही, बट इंटरनल भी आना चाहिए कि कुछ आपको अ, करना है लाइक डायरेक्टली आप अटैच्ड हो पब्लिक से, तो उनके लिए भी कुछ करो एंड नॉट जस्ट यू नो मनी फोकस्ड अप्रोच जो कि यूजुअली रहती है कुछ अलग डोमेन्स में। तो मनी से हट के अगर कुछ चीज़ें करनी है आपको, किसी का बेसिकली पब्लिक वेलफेयर, तो ये चीज़ आपको ऑटोमैटिकली मोटिवेट करेगी। And okay, thank you. How many revisions have you done and how often do you revise? So, how many revisions? This is also subjective, as I have already told you that if you think that this particular subject is solid, मेरे दिमाग में मुझे आ गया, मुझे मॉडर्न आ गई है, तो ठीक है आप क्लोज कर दो, उसके मॉक्स लगाओ और उसमें हल्का सा टाइम रिड्यूस करो और किसी और सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में फोकस करो, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा रैंडम है। इकोनॉमी में फोकस करो, दैट इज़ वेरी लॉजिकल, इंट्यूटिव। तो इकोनॉमी में जितना ज़्यादा आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना अच्छे से आप लॉजिकली इंटरप्रेट कर पाओगे कॉन्सेप्ट्स को, तो उतना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको करनी होगी कि अगर एक सब्जेक्ट यहाँ है, तो उसके लिए टाइम उसका यहाँ होना चाहिए। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग यहाँ है, तो उसके लिए टाइम भी इतना रहेगा, तो वो बेकार है। फिर वो आप मतलब लॉजिकली नहीं चल रहे हो।
और मैंने कितने रिविजन्स किए थे, तो ऐसा कोई काउंट नहीं है पर्टिकुलर, बट या लक्ष्मीकांत तो 6-7 बार, 8 बार पढ़ी ही होगी। इतना तो हो ही जाता है सभी का, इतना पढ़ना ही पड़ता है। एंड हाउ ऑफन डू यू रिवाइज़, ये भी डिपेंड करता है। सपोज़ मॉक्स के अकॉर्डिंग आपको रिवाइज़ करना है, तो मॉक्स के अकॉर्डिंग करो, नहीं करना है, अगर आप टेस्ट कम दे रहे हो, तो यूजुअली आपको ऐसे में करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अ, सपोज़ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, तो अब 1 महीने बाद फिर मुझे नहीं उसको उठाना है, क्योंकि 1 महीने में वो भूल चुके होगे आप, और आपने अगर मॉक्स नहीं लगाए हुए हैं, तो और ज़्यादा लॉस है वो। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी रखनी है जब आपको लगे कि यार दी बेसिक चीज़ें मुझे याद है, बट हाँ, कुछ जो रैंडम फैक्ट्स हैं दैट आई एम फॉरगेटिंग, सो आई विल हैव टू रिवाइज़ दैट सब्जेक्ट अगेन। तो इतनी फ्रीक्वेंसी रखनी है कि रिवीजन ऐसे हो कि आपके वो कॉन्स्टेंटली, वो जो चेन है ना बेसिकली, वो चलती रहनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की। वो चेन अगर ब्रेक हो जाएगी, तो जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करोगे तो वो टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा, और वो बेनिफिशियल भी नहीं होगा कि अगर आप बस पढ़ो और भूल जाओ, पढ़ो, भूल जाओ। तो रिवीजन थोड़ा-सा फ्रीक्वेंसी में अच्छे से होना चाहिए। कोई एक नंबर नहीं है, पहले ही बता देता हूँ कि 15 दिन में कर लो, 10 दिन में कर लो, नहीं। वो डिपेंड करता है, ये आप मतलब कोचिंग्स के कुछ फैकल्टी का देखोगे तो उनका चार्ट होता है कि भाई 20 दिन में कर लो, 1 घंटे में कर लो। वो सब वेरी करेगा, एंड समझदार को इशारा काफ़ी, यही मैं कहूँगा अभी तो इस क्वेश्चन में। दिस वाज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड प्लान बी आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड। एंड इफ यू आर इंटू फर्स्ट ईयर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज़ पॉलिटिकल साइंस ये ऑप्शनल लेना, एंड अपना जो बैचलर्स है उसको स्ट्रॉन्ग करो कि वो तुम यूज़ भी कर पाओ उसे ड्यूरिंग योर ऑप्शनल प्रिपरेशन। तो अभी इतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना है, जो भी है अभी एज भी बहुत कम होगी, तो थोड़ा-सा पॉलिटिकल साइंस में फ़ोकस करो एंड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़, करंट अफेयर पढ़ो, और कुछ स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं लाइक पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इसमें आपको बहुत फैकल्टी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट बुक उठाओगे तो भी आपको समझ में आ जाएँगी ये चीज़ें। नहीं आ रही तो यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल वीडियोज़ हैं मोस्टली हर टॉपिक की। गूगल में है, चैट जीपीटी से बोल दो कि मुझे सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर दो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, इट विल डू इट। बट अभी पॉलिटिकल साइंस में अगर ग्रेजुएशन है, तो उसमें फ़ोकस करो। ये नहीं कि पूरा डाइवर्ट हो जाना। एंड अब सेंटेंस फॉर्मेशन अगर नहीं हो पा रहा है, देन ये थोड़ी-सी बेसिक लेवल की चीज़ है, बिकॉज़ सेंटेंस फॉर्मेशन अगर आपको अगर जो भी आपका मीडियम, आई डोंट नो इंग्लिश है कि हिंदी है, अगर मैं इंग्लिश अज़्यूम करके बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में अगर सेंटेंस फॉर्मुलेशन नहीं हो रहा है, तो आपको रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। अब रीडिंग हैबिट कैसे बना सकते हो? न्यूज़पेपर पढ़ो, बट न्यूज़पेपर थोड़ा-सा वेग है, बिकॉज़ आपको आंसर राइटिंग करने से नहीं होगा। तो थोड़ा-सा टॉपर कॉपीज़ पढ़ना शुरू करो कि वो अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन आया हुआ है सपोज़ सिटीज़न चार्टर में, तो उन्होंने कैसे लिखा हुआ है उसको। तो अब क्योंकि अ, ये थोड़ा-सा ऐसी चीज़ है जो कि स्कूल टाइम से होती है, मतलब स्कूल टाइम से राइटिंग हैबिट बनती है, सेंटेंस फॉर्मुलेशन होते हैं। बट अब क्योंकि वो नहीं हो पाया, तो उसपे इतना डरना नहीं है, बट ये करना है कि थोड़ा-सा फिर आपको रोट मेमोराइज़ेशन करना होगा, कुछ चीज़ों में कि सिटीज़न चार्टर है तो उसको डेफिनिशन आप रट डालो। उसको फिर आपको लॉजिकली सोचना नहीं, बिकॉज़ इफ यू आर थिंकिंग इट लॉजिकली देन यू शुड नो हाउ टू फॉर्मुलेट अ सेंटेंस, 2 और 3 लाइन सेंटेंसेस। पैराग्राफ आपको फॉर्मुलेट करना आना चाहिए। बट अगर थोड़ा-सा उसमें आपको वीकनेस है, अ, जो है ये, तो थोड़ा-सा पढ़िए, कुछ चीज़ें रोट मेमोराइज़ेशन करिए, पर्टिकुलर चीज़ों की डेफिनिशन जो भी सिलेबस के की पॉइंट्स हैं उनको रट डालो, ताकि सोचना ना पड़े, और रटा होगा तो एज़ इट इज़ आप कॉपी में रख सकते हो। बाकी थोड़ा-सा इसको अगर मतलब इम्प्रूव करना है आपको सेंटेंस फॉर्मुलेशन, तो पढ़ना शुरू करो। रीड एक्सटेंसिवली एंड राइट एक्सटेंसिवली। जो भी पढ़ रहे हो उसको एक बार लिखो, देख के लिखो, याद करके लिखो, जैसे भी लिखो। लिखोगे तो ही होगा, मतलब इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, अगर ये वाला कोई इश्यू है तो। बैलेंस यूपीएससी प्रिपरेशन विद कॉलेज, तो एज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मैंने भी अपने कॉलेज के लास्ट ईयर से ऑप्शनल अपना स्टार्ट कर दिया था। सो इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बिकॉज़ अगर आपके कॉलेज का भी वेटेज बहुत, मतलब लास्ट ईयर में यूजुअली थोड़ा-सा ज़्यादा ही होता है, टफ ही होता है, तो टाइम मैनेजमेंट मुश्किल है। बट फिर से वही चीज़ हो गई कि ये डिपेंड करेगी स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि कैसे आप अपना टाइम मैनेज कर रहे हो। अपने डिस्ट्रैक्शन कम करो, कम घूमने जाओ थोड़ा, दोस्तों के साथ कम बैठो। पढ़ाई अगर एक्स्ट्रा 3 घंटे करनी है इधर, 3 से 4 घंटे, तो आपको टाइम इधर देना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं एक लाइन बोल दूँ और बस वो चीज़ हो जाएगी। इंटरव्यू मार्क्स, माय इंटरव्यू मार्क्स आर 193। आई हैव स्कोर्ड 193 एंड मीडियम हिंदी था, इंग्लिश मीडियम।
नहीं, प्रॉब्लम ऐसी एज़ सच नहीं होगी अगर आप हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर रहे हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड शी वाज़ नॉट एबल टू क्वालीफाई द फाइनल स्टेज बट उन्होंने मेंस क्वालीफाई किया और अच्छे स्कोर से किया एंड शी आल्सो स्विच्ड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो इट विल डेफिनिटली टेक एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एफर्ट जैसे कि वो सेंटेंस फॉर्मुलेशन वाले जो हैं और जो आप हैं, तो आपको थोड़ा-सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा बिकॉज़ आई कैन टोटली रिलेट जब मुझे मेंस के लिए हिंदी पढ़नी पड़ी थी एंड माय मीडियम इज़ इंग्लिश तो हिंदी पढ़ना एंड हिंदी लिखना इज़ क्वाइट टफ एंड सेम वाइस वर्सा आपके लिए होगा। तो उसका कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं है। मैंने भी बहुत ज़्यादा पूरी कॉपी भर डाली थी 5 दिन में हिंदी लिखते कि मुझे बेसिक वर्ड्स की भी क्योंकि स्पेलिंग नहीं आती थी, 6-7 साल से पढ़ा नहीं था हिंदी मैंने। तो वही सेम चीज़ आपको इंग्लिश के लिए करनी होगी कि आपको लिखना होगा, मेहनत करनी होगी। इसमें कोई और शॉर्टकट नहीं है या कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूँ और वो हो जाए। तो लिखो जितना लिख सकते हो, जितना पढ़ो और लिखो, तभी वो हैबिट बनेगी आपकी अगर आप लैंग्वेज स्विच कर रहे हो। हाँ, ऑब्वियसली ये मैंने बोला हुआ है कि मेंस के आप ना कि टॉपिक वाइज़ बट कीवर्ड वाइज़ जैसे बफर स्टॉक्स का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, अब एथिक्स में अगर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी हो गया तो आपके पास पूरे कीवर्ड के नोट्स होने चाहिए। अब नोट्स वो कैसे होंगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बट एट लीस्ट जो भी 10 टू 12 ईयर्स के पास पीवाईक्यूज़ हैं वो कवर्ड होने चाहिए उनमें। एट लीस्ट आपका उतना। अब पूरा आंसर नहीं लिखना है उसमें कि पूरा पीवाईक्यू का आंसर लिख दिया, नहीं, बट एक क्रक्स कंप्लीट होना चाहिए कि अगर सिटीज़न चार्टर पे मेरे पे क्वेश्चन आ रहा है, तो लास्ट 10 इयर्स के जो मेरे नोट्स हैं, वो लास्ट 10 इयर्स के जो भी क्वेश्चन उठा दोगे सिटीज़न चार्टर पे, वो हो जाएँ। तो ऐसे नोट्स आपको बनाने हैं। नहीं, अब ये जैसे एक कोई लिख रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर टॉपिक है, तो इसके लिए इंट्रो कंक्लूजन तैयार कर लिया है। ये नहीं करना है आपको। यही एक गलती होती है कि जो पहले से ही आप एकदम रेडीमेड इंट्रो कंक्लूजन लेके जाते हो, इसीलिए नंबर नहीं आते हैं। बिकॉज़ आपको इंट्रो ऐसा रखना होता है जो कॉन्टेक्स्चुअल लगे क्वेश्चन से। अगर सेपरेशन ऑफ पावर कुछ ऐसे बोल दिया है कि राइट ओरिजिन एंड फिलोसॉफिकल ओरिजिन्स एंड फलाना-ढिमकाना ऑफ एसओपी, सेपरेशन ऑफ पावर, तो आप लिख सकते हो कि ठीक है एसओपी वाज़ गिवन बाय दिस एंड इंडिया आल्सो फॉलोज दिस इन अ डिफरेंट फॉर्म इन अ ये वो। बट अब अगर क्वेश्चन किसी से एसओपी का ही क्वेश्चन आया हुआ है बट वो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेट करके आया हुआ है या किसी और चीज़ से रिलेट करके आया हुआ है, तो वो जो आपका इंट्रो है वही इंट्रो नहीं लिखोगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि इंट्रो कंक्लूजन को पहले से नहीं प्रिपेयर करना होता है। आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है, एसओपी आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है। ये नहीं प्रिपेयर करना है कि एसओपी आपने इतना पढ़ा है तो आप कह दो ये चीज़ मैं इंट्रो में लिख दूँगा, ये चीज़ मैं कंक्लूजन में, नहीं। ऐसे करोगे तो कॉन्टेक्सचुअल इंट्रोडक्शन और कॉन्टेक्सचुअल कंक्लूजन आपका नहीं होगा, तो मार्क्स थोड़े से कम होंगे। तो कॉन्टेक्सचुअल इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका, जो क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको इंट्रो लिखना है और फैक्ट्स अगर आपको आते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के तो वो आप लिख लोगे। अब जीएस के लिए आई वाज़ एनरोल्ड इन बाजीराव एंड रवि, हाउ टू रिवाइज़ स्पेक्ट्रम, बेसिकली हाउ टू रिवाइज़ एनी बुक। ये स्पेक्ट्रम ही नहीं कोई भी बुक हो, बता दिया है मैंने फर्स्ट रीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सेकंड रीडिंग होगी, ग्रेजुअली कम होगा। आप पेंसिल से फर्स्ट रीडिंग पेंसिल से करो। जब मेरी फर्स्ट रीडिंग अगर मैं अभी तो आई कांट आई वोंट बी एबल टू शो यू, बट फर्स्ट रीडिंग थी तो पेंसिल से थी, देन ग्रेजुअली फिर पेन हो गया, देन मार्कर हो गया, देन कलर्ड पेन्स हो गए, देन मल्टीपल कलर्ड पेन्स हो गए, तो ऐसे करके रिवीजन होता है। तो जब लास्ट लेग में आप रिवाइज़ कर रहे होगे तो आपको बहुत ज़्यादा कम चीज़ें होंगी क्योंकि याद हो गई होंगी। और रिवाइज़ करना कैसे है इसका कोई एक आंसर नहीं है कि रिवाइज़ मैं कैसे करूँ? जैसे आपको कंफर्टेबल लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यार अभी 2 टाइम का रिवीजन हो गया है, मैं बुक टू बुक पढूँ, लास्ट पेज टू फर्स्ट पेज, बिल्कुल पढ़िए, बट वो यूजुअली आगे चल के वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ ही होता जाता है बिकॉज़ जब मल्टीपल रिवीजन हो जाते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, मॉक सॉल्व कर लिए होते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए होते हैं, उस हिसाब से करो और अगर किसी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो शॉर्ट नोट्स पढ़ो। अगर शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, तो फिर लॉन्ग नोट्स मत पढ़ना, फिर शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज़ करो। एट लीस्ट जो भी अगर सपोज़ ये प्रीलिम्स 25 वाले हैं या 1-2 महीने बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो शॉर्ट नोट्स अगर आपके हैं तो उन्हीं को एक्सटेंसिवली रिवाइज़ करो और फिर मॉक्स प्रैक्टिस करो। तो ऐसे थोड़ा कम टाइम में हो जाएगा एंड हैंडराइटिंग मैटर करती है कॉमन सेंस लगाओ अगर हैंडराइटिंग किसी की ऐसी है कि सेपरेशन ऑफ पावर लिख रहा है और पावर की जगह टावर लिख समझ में आ रहा है, सेपरेशन की जगह कुछ और समझ में आ रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा जो इवैल्यूएटर है उनको डिफ़िकल्टी होगी ये चीज़ करने में। तो इतनी होनी चाहिए कि वो लाइक ईज़ी टू रीड हो। है ना? कि जो इवैल्यूएटर है उसको भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए ये चीज़ में। बस इतना ही मैटर करेगा। बाकी हैंडराइटिंग कुछ नहीं मैटर करेगी। ऐसा नहीं कि मेरी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, तो मुझे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, अगर मेरी बहुत खराब हैंडराइटिंग है
और इवैल्यूएटर को थोड़ी-सी दिक्कत हो रही कॉपी करने में, तो वो आप अपने से भी रिलेट कर सकते हो कि इफ यू आर नॉट मेकिंग द इवैल्यूएटर एज़ इन इफ यू आर नॉट मेकिंग हिम और हर कंफर्टेबल, तो वो थोड़ा-सा शायद आपके मार्कशीट में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं मार्क्स में कि वो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत। तो हल्की-सी एक डिसेंट हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करिए कि हो जाए। स्ट्रैटेजीज़ कैसे बनानी चाहिए, पूरी वीडियो में मैंने यही बताया है और ये स्ट्रैटेजी खुद की सबकी यूनिक होती है डिपेंडिंग अपॉन मल्टीपल फैक्टर जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिवर्स कर सकते हो आप, इसमें ऐसा कुछ यूनिक है नहीं। व्हिच इंस्टीट्यूट इज़ गुड? मोस्टली ऑल वाजीराम, विज़न, फोरम सारे ही अच्छे हैं। नेक्स्ट आईएएस इज़ आल्सो गुड। और इवैल्यूएशन में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इवैल्यूएशन इज़ क्वाइट सब्जेक्टिव। लाइक मैं किसी सब्जेक्ट में कोचिंग में अगर टॉप कर रहा हूँ, इट डज़न्ट मीन्स कि मेरे मेंस में भी उसी सब्जेक्ट में मैं टॉप कर जाऊँगा, नहीं, बिकॉज़ इवैल्यूएटर्स डिफरेंट है, उनका जो सोचने का तरीका है वो डिफरेंट है, तो ये चीज़ वेरी करेगी। हाँ, एक ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा ये। एंड गवर्नेंस में पीवाईक्यू इनफ है, पीवाईक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनफ किसी में नहीं है। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या कोई भी ऐसा वो नहीं है जिसमें आप कह दो मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया हूँ तो हो जाएगा, नहीं। ये भी तो देखना है ना कि इवन इफ 1 या 2 रिपीट हो गए बट जो 3 या 4 सवाल और हैं वो थोड़े ही रिपीट होंगे, तो वो नए आएँगे ना। तो स्टैटिक जो भी आपका सोर्स है, यू हैव टू रीड दैट, देन पीवाईक्यू सॉल्व करने से ये हो जाता है कि इफ दे आर रिपीटेड या फिर वो एज़ इट इज़ नहीं रिपीट हो रहे हैं बट थीम रिपीट हो जा रहा है। जैसे सिटीज़न चार्टर का क्वेश्चन है वो हर साल आता है। तो सिटीज़न चार्टर ठीक है, मान लिया अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो स्टैटिक और आपने 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं उसके, आंसर लिख लिए तो ठीक है, आप समझ लो कि सिटीज़न चार्टर आपका हो जाएगा। बट वो वेरी करेगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अब ये चीज़ एथिक्स में नहीं कह सकते हो कि एथिक्स के मैंने पीवाईक्यू लगा दिए तो हो जाएगा, नहीं, बिकॉज़ एनालिटिकल है, वो नई सिचुएशन दे देंगे आपको, नए कॉन्सेप्ट दे देंगे करंट अफेयर में, तो उसको स्टैटिक अगर आपका नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। 1 साल में बिल्कुल हो सकता है, बहुत लोग करते हैं, मैंने भी किया, आपके लिए भी। मैथ्स इज़ ऑल्सो मैथ्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप कनिष्क सर की बात करें तो ही स्कोर्ड 361, तो वहीं से उनका हो गया था कि एआईआर-1 आनी है जब उनके 361 आए होंगे ऑप्शनल में। इस साल भी 300 प्लस शायद 320 गया है मैथ्स का स्कोर एंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा स्केलिंग हुई है। तो मैथ्स इज़ वेरी गुड ऑप्शनल प्रोवाइडेड जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए बिकॉज़ मैथ्स इज़ इंडीड टफ। उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि रट लो कोई चीज़ या एज़ इट इज़ आ जाए। स्टेप्स रटे जा सकते हैं, याद किए जा सकते हैं कि ऐसे-ऐसे पर्टिकुलर फॉलो कर लो। बट नया कॉन्सेप्ट होगा, नया उसमें डिजिट्स होंगे, नया जो भी फ़ॉर्मूला लग सकता है, कोई ट्रिक लग सकती है। तो अगर आपको जेनुइनली इंटरेस्ट हो, तो मैथ्स के लिए ऑप्ट करो वरना इतना मार्किंग के पीछे सिर्फ़ नहीं भागना है। एंड एनसीईआरटी सफिशिएंट है हिस्ट्री के लिए, बट सिर्फ़ वही नहीं, स्पेक्ट्रम भी पढ़ लो। टॉपिक वाइज़ बुक आती है। जो भी है बहुत सारी कोचिंग्स ने निकाली हुई है। उन्होंने सिर्फ़ लाइन वाइज़ नहीं, उन्होंने पर्टिकुलर कीवर्ड वाइज़ भी पीवाईक्यूज़ निकाले हुए हैं। तो ऐसी एक बुक कोई भी खरीद लो, शायद अनअकैडमी की भी है और भी 1-2 कोचिंग्स हैं। तो उनकी टॉपिक वाइज़ उन्होंने पूरा पीवाईक्यू लिखा हुआ है, 15 टू 20 ईयर्स के। एज़ एन एक कीवर्ड ही हो गया जैसे कि इसमें जीएस 3 हो गया तो इश्यूज़ रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। तो पॉवर्टी एंड हंगर पे जितने क्वेश्चन्स आए हुए हैं, वो एक साथ लिखे हुए हैं। तो ये आपका टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यू भी हो जाएगा और इसी में आप कुछ वैल्यू एडिशन करके अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। 26 का अटेम्प्ट टाइम है, बेसिकली प्रीलिम्स से ही आपको थोड़ा-सा स्टार्ट करना है, ऑप्शनल स्टार्ट कर दो साथ में एंड मेंस में आई स्कोर्ड 751, एसए में 127 था एंड ऑप्शनल में 254। ये फेडरल स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर का सब टॉपिक पता चलेगा पीवाईक्यू से और ये सब वेग है। मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं कि आपको हर एक कीवर्ड मिल जाएगा कि उसका एकदम पर्टिकुलर चीज़। अब जैसे एनजीओज़, एसएचजी एंड वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन है जीएस 3 में। तो अब इस बार अगर आप इसमें देखोगे तो उन्होंने बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा कि एनजीओ एंड गवर्नमेंट का क्या कोलैबोरेशन होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको एज़ इट इज़ नहीं आएगी। अब जैसे इन्होंने जो भी जिन्होंने ये पूछा है, तो पीवाईक्यू से मैपिंग करनी है और जो भी आपका स्टैटिक सोर्स है, कोचिंग का हैंडआउट हो सकता है, नोट्स हो सकते हैं या कोई एक बुक हो सकती है ओनली आईएएस की जो जैसे वो लोग निकालते हैं, वो भी अच्छी बुक है वो। उन्होंने भी थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस में मतलब नोट्स बना के दिए हुए हैं, तो वो पढ़ सकते हो। वो सब हो गया, उसके बाद थोड़ा वैल्यू एडिशन आपको करना होगा, करंट अफेयर से करना होगा, गूगल करो, चैट जीपीटी में कर दो कि भाई करंट डेवलपमेंट्स क्या हैं रिगार्डिंग द एनजीओ, एसएचजीज़ इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट।
तो वो आपको कुछ ना कुछ नया डेटा दे देगा। तो थोड़ा-सा इनोवेशन लगानी पड़ेगी। सारी चीज़ें आपको बताई नहीं जा सकती हैं। एंड रिगार्डिंग नोट्स डिपेंड करता है, ये मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ। आपके ऊपर है, अगर आपको सूट कर रहा है कि मैं कोचिंग नोट्स पढ़ूँ। अब कोचिंग नोट्स हैं, तो वो कोचिंग नोट्स अगर आपके हैंड रिटन हैं, तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल होंगे, किसी और के हैंड रिटन नोट्स के कंपैरिज़न में। बिकॉज़ जब आप खुद नोट्स बना रहे हो, तो एक तरीके से वो रिवीजन भी हो रहा है एंड यू नो व्हाट यू आर राइटिंग। तो जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करोगे, तो वो बहुत ईज़िली हो जाएगा रिवाइज़। तो थोड़ा-सा ईज़ी रखने के लिए भी और टाइम भी रिड्यूस करने के लिए, अगर आपके पास टाइम है, तो अपने नोट्स बनाओ। किसी के हैंड रिटन, किसी टॉपर के हैंड रिटन नोट्स को फ़ॉलो करना हर समय बेनिफिशियल नहीं है। सिलेबस के सब टॉपिक्स मैंने बताया ना कि पीवाईक्यू की बुक है, अभी एग्ज़ैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा, बट अनअकैडमी की भी है और भी किसी की हैं, तो उन्होंने प्रॉपर सब टॉपिक्स वाइज़ पीवाईक्यूज़ के वो दिए हुए हैं, वो आप गूगल कर लो, उससे पता चल जाएगा। इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज़ क्वाइट गुड, अच्छा था। इनिशियली डर लगता है, बट वो सबसाइड हो जाएगा ग्रेजुअली, अगर आप थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट होके जाओगे। बाकी इंटरव्यू एक्सपीरियंस का जब टाइम आएगा, तो और डिटेल में बात होगी। अभी तो इफ एनीवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर 2026, तो उसमें फ़ोकस करो। एंड सिलेबस के एक टॉपिक पर कितने टॉपिक कवर करने हैं, और सिलेबस के एक टॉपिक पर मैथ्स कितने पेजेस के नोट्स होने चाहिए? अ, इसका कोई आंसर नहीं है, जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक टॉपिक पर मैथ्स कितने पेजेस के। कुछ लोग आपको कह सकते हैं कि 3 पेजेस का नोट्स बनाओगे, बिकॉज़ 15 मार्कर है, तो एटलीस्ट 3 पेजेस के नोट्स होने चाहिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। दैट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी, आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स बना सकते हो। बट ज़रूरी नहीं कि 3 ही पेज हो। अब कोई अगर एक अच्छा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, अब इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस है, तो उसमें अब नेबरहुड तो पूरा नेबरहुड हो गया। उसके बाद इंडिया एंड बायलैटरल रिलेशन है, वो भी हो गया। तो ज़रूरी नहीं कि 3 पेजेज़ हो। ये हो सकता है कि अगर आपको लिमिटेड मेंस पर्सपेक्टिव से बनाने हैं, तो 3 पेजेज़ का कर सकते हो 15 मार्कर के हिसाब से, कि 10 मार्कर उससे हो जाएगा, नहीं तो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन्स आए हुए हैं, तो 3 नहीं, उसके 6 के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस के पीवाईक्यू को एनालाइज़ कैसे करें, ये चीज़ खुद सोचनी है आपको, जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैसे करना है। बिकॉज़ आप इतने मैच्योर हैं कि आप ये फ़ील्ड में आ रहे हैं। तो सपोज़ कोई क्वेश्चन है, जो कि आया हुआ है, जैसे इस बार जीएस 1 में आ गया था, पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो अब इसमें कैसे एनालिसिस करोगे? ये एनालिसिस कर सकते हो कि भाई पल्लवा का आर्ट भी अब इम्पोर्टेंट हो गया है, नॉट जस्ट आर्किटेक्चर। तो आप ये सोच सकते हो कि आगे चल के शायद वो पल्लवा अभी पूछा है, चालुक्याज़ पूछ लें, कुछ कर लें। तो आपको इंटरकनेक्शंस भिड़ाने पड़ेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि यार ये पूछ लिया है, तो शायद आगे चल के ये भी कर लें। तो थोड़ा-सा मतलब कॉमन सेंस यूज़ करना है, लॉजिक यूज़ करना है, और ये सब चीज़ों से ही होगा एग्ज़ाम। वरना तो व्हाई यूपीएससी सर, मल्टीपल रीज़न्स, कोई एक आप रील देख लेना, उसमें आंसर मिल जाएगा। अ, पेजेज़ का पर से नोट्स नहीं है। लिमिट सेट करनी होगी डेफ़िनिटली, और लिमिट कैसे पता चलेगी, मैं ऑलरेडी अभी तक बता चुका हूँ कि पीवाईक्यू मैपिंग करो, एटलीस्ट आपके ऐसे नोट्स होने चाहिए कि 10 से 12 साल के जो भी पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं, जिस भी टॉपिक पे, जिस भी सब्जेक्ट पे, कोई भी जीएस ऑप्शनल ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे का तो अलग ही हो गया केस, वो आपके सॉल्व हो जाएँ बेसिकली आपके नोट्स से। एंड उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर बस आपको थोड़ा-सा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, लाइक पल्लवा के आपने नोट्स बना लिए हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, तो पल्लवा पे जो भी क्वेश्चन आया हुआ है आर्ट और आर्किटेक्चर का, वो तो हो ही जा रहा है आपका। बट आपको फिर अब चालुक्य में भी थोड़ा-सा ऐसा सोचना होगा कि एक स्टेप ऊपर जाना होगा कि यार अगर पल्लवा गया है, तो शायद 3 साल बाद चालुक्याज़ में पूछ ले। तो ये हल्के से आपको बल बढ़ाना होगा, थोड़ा-सा अपने नोट्स में, ज़्यादा नहीं जाना है। नहीं, सारी केस स्टडी नहीं पढ़नी है। मैंने तो उतनी नहीं पढ़ी। डिपेंड करता है कि कितने में आपके मॉक्स और पीवाईक्यूज़ जो प्रीलिम्स एंड मेंस है, वो सॉल्व हो जा रहे हैं। एंड टॉपर कॉपीज़ मैंने बता दिया, मल्टी डायमेंशनल आंसर बता दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑप्शनल में तो मैंने बता दिया है, थिंकर्स इंटीग्रेट करो, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करो। जीएस में बेसिकली यही जानना है आपको कि जितना ज़्यादा वेरिएशन ला सकते हो अपने पॉइंट्स में। इफ यू आर राइटिंग 5 टू 6 पॉइंट्स इन अ 10 मार्कर, और 8 टू 10 पॉइंट्स इन 15 मार्कर, या जो भी 12 पॉइंट्स, तो ऐसा नहीं होने चाहिए कि वो, अगर आप
पॉलिटिकल डोमेन में हो तो सिर्फ पॉलिटिकल ही लिख दो। उसको थोड़ा सोशल एंगल भी लाओ, इंटरकनेक्शन भी लाओ। आईआर का क्वेश्चन है तो कहीं न कहीं इकोनॉमी भी लेके आओ बिकॉज़ अब सपोज़ इंडिया मालदीव्स रिलेशन है तो इकोनॉमी आप दे सकते हो कि अगर आपको बायलैटरल ट्रेड आपको मालूम है तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो आईआर आपका इंटीग्रेट हो रहा है इकोनॉमी से या इकोनॉमी इंटीग्रेट हो रही है आईआर से। तो ये इंट्यूशन से आएगा, ये मैं नहीं ऐसे बता सकता हूँ या कोई भी नहीं आपको बता सकता है कि मल्टी डायमेंशनल कैसे बनाएँ। आपको अगर लग रहा है कि ये चीज़ मेरी फिट बैठ रही है, तो बिल्कुल उसको रिलेट करो क्योंकि कोई ऐसा सेग्रीगेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि आप एथिक्स में जीएस-1 का कुछ नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिखिए। गौतम बुद्ध हम हर जगह यूज़ करते हैं, ऐसे से लेके ऑप्शनल तक, वो सब जगह यूज़ हो रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिए हैं, वो यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसे ही चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूज़ होंगी। मोटिवेटेड कैसे रहें? इंटरनली आपको अगर करना है तो मोटिवेटेड रहना होगा, इसका कोई आंसर नहीं है। एक कि कोई एक चीज़ है कि उसको फ़ॉलो कर लो, मोटिवेटेड रहोगे। यूजुअली लोगों का होता है हॉबीज़ कुछ फ़ॉलो कर लेते हैं, योगा कर लेते हैं, वॉक पे चले जाते हैं। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मेरे अंदर मेरा भी अपना कुछ था जो मेरी हॉबीज़ थी, तो मैं उनसे थोड़ा-सा मोटिवेटेड रहता था और बाकी तो डिपेंड करेगा। अच्छा था इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज़ क्वाइट गुड। थोड़ा-सा मतलब बिकॉज़ इट वाज़ टोटली ऑन द रैंडम लाइन सो आई वाज़ क्वाइट डिमोटिवेटेड, बट अदर देन दैट इट वाज़ काफ़ी बढ़िया मतलब अच्छा लगा, माहौल बहुत अच्छा होता है, बहुत ही लर्नेड इंडिविजुअल्स हैं सामने, तो दैट इज़ वेरी नाइस। इट आल्सो फील्स नाइस जब आप बैठे रहते हैं अंदर ढोलपुर हाउस में, बट वो जब टाइम आएगा तो अ, डैफ डैफ कैसे बनाना चाहिए और मॉक इंटरव्यू, तो डैफ में सेक्शन 7 जो आपका हॉबीज़ वाला है, उसके अलावा जो भी है वो आपकी सारी रियलिटी होगी। जो भी आपने रियली में किया हुआ है, रियली में आप जहाँ रहे हैं, पढ़े हैं, वो सब होगा। रही बात आपकी हॉबीज़ में, तो यूजुअली सभी की हॉबीज़ नहीं होती हैं, तो उससे घबराना नहीं है। आप फेक भी कर सकते हो हॉबी बट देन यू विल हैव टू रीड अबाउट दैट। लाइक मैंने जो लिखा था तो मेरी तो सारी हॉबीज़ थी, बट कुछ लोग थे जैसे उनकी हॉबी नहीं रहती है, तो कुछ लोग ब्लैंक भी छोड़ देते हैं एंड कुछ लोग लिख देते हैं। तो अ, आपको ऐसे लिखना है कि उसके थोड़ा-सा रिसोर्सेज़ अवेलेबल हों, उस पे आप डिस्कशन कर सकें। अब किसी की कुछ बहुत यूनिक हॉबीज़ होती हैं। तो उनको थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है कि कोई पीयर ग्रुप नहीं है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है, शायद बोर्ड को ही ना उनके बारे में आइडिया हो। तो उतना भी ओवर द बाउंड नहीं जाना है और एकदम उतनी भी कॉमन नहीं लिख देनी। तो यूजुअली लोग जैसे स्पोर्ट्स में 90% क्रिकेट ही लिखते हैं एंड आई रोट बैडमिंटन, तो वो वेरी करेगा। मेंस एग्ज़ाम में कौन-सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मेंस एग्ज़ाम में ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट कि पीवाईक्यू जो है वो लोग सोच लेते हैं प्रीलिम्स ही है, मेंस में थोड़ा-सा कम फ़ोकस कर पाते हैं एंड दैट टू क्योंकि हम लोग मॉक्स दे रहे होते हैं, तो हम लोग लिखते कम हैं मेंस के पीवाईक्यू। तो ये एक अ, बहुत बड़ी मिस्टेक है कि मेंस के पीवाईक्यू आप उतना ज़्यादा अटेंशन उनमें नहीं दे रहे हो जितना हम लोग प्रीलिम स्टेज में देते हैं। तो ये नहीं करना है, पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत अच्छे से करनी है बिकॉज़ वन वे और द अदर 2-4 क्वेश्चन्स रिपीट हो जाते हैं। ये बिल्कुल मत करना, नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए मेंस में विद करंट इंटीग्रेशन होना चाहिए, एथिक्स में करंट के बहुत सारे पोर्शन्स होने चाहिए। तो ये भी करो एंड वन गाय इज़ आस्किंग कौन-सा करियर पे फ़ोकस करूँ? तो अब यूपीएससी की वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो यूपीएससी में ही फ़ोकस करिए। पॉजिटिव अप्रोच आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड, आपकी सर्विस चॉइस वाज़ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। सीसैट आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड, आप वीडियो पहले कर लेना। नहीं, फ़ॉर्मूला कुछ नहीं है, हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, लक है, तीनों फैक्टर का मिक्स होता है, तो ही होता है। तीनों में से कोई भी एक कम होगा तो यूजुअली नहीं होगा, वो चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे वो कौन सा कोई-सा भी अटेम्प्ट हो। सीसैट मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, सिलेबस भी बता दिया है। सो यूजुअली आई हैव कवर्ड ऑल दीज़ क्वेश्चन्स, तो नाउ आई एम गोइंग टू एंड द लाइव स्ट्रीम। बाकी कोई भी क्वेश्चन्स होंगे तो और भी रैंकर्स के सेशन होने वाले हैं, तो यू कैन आस्क देम आल्सो। सो ओके, 25 के लिए इफ यू आर गिविंग द 25 अटेम्प्ट देन यू शुडन्ट बी वाचिंग दिस। अ, आप जाके पढ़ाई करो, जो भी आपने स्टैटिक है और आपका पीवाईक्यूज़ है और सीसैट पे फ़ोकस करो, सीसैट एकदम इग्नोर मत करना, सीसैट की थोड़ा-सा टफ हो रहा है वो, ईयर टू ईयर। अ, या यू कैन स्विच योर मीडियम बट वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा एंड आई हैव आल्सो आंसर्ड दिस, 2 लोग का क्वेश्चन था ये, रिवीजन स्ट्रैटेजी भी हो गई, सो ओके, आई हैव आल्सो
I have answered all these questions. Thank you.